नो सर। हरे कृष्णा। यस सर, नाउ वी कैन हियर यू। यस। क्लियर हरे कृष्ण। क्लियर है। यस सर, यस सर। हरे कृष्णा। तो सारे इस्कॉन उज्जैन के सारे भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम है। सबको आवाज सुनाई दे रहा है ना? यस यस। यस। हरे Yes. ठीक है। हरे कृष्ण। तो सबका स्वागत है सुबह सुबह। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि पचन संस्था से संबंधित जो भी प्रमुख लक्षण है और जो भी बीमारियां हैं उसके बारे में आज अभी हम लोग चर्चा करेंगे। अ, कुछ पीपीटीज में प्रेजेंट करना चाहता हूँ और उसके बाद जो भी आपके सवाल होंगे वो अंत में लेंगे ना योगराज प्रभु? यस प्रभु। ओके, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये बहुत कॉमन समस्या है। इसको हम लोग पेट का तकलीफ बोलते हैं। अ, कुछ लोग उसको एसिडिटी बोलते हैं। ये कॉमन टर्म्स आजकल हम लोग यूज करना शुरू किया है। कोई लोग बोलते हैं मुझे गैस हुआ है, कोई बोलता है मुझे पेट भारी भारी लगता है, कुछ लोग बोलते हैं मुझे छाती में जलन होने लगता है, डकारे आते रहती है ना, जिसको हम लोग गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज कहते हैं, जीआरडी इंग्लिश में। कुछ लोग बोलते हैं मुझे पेट साफ नहीं होता है। तो कुछ लोग बोलते हैं मैं जैसे ही खाता हूँ तुरंत मुझे दौड़ना पड़ता है मोशंस के लिए, या संडास की जगह से खून जाना, जिसको कॉमन टर्म में हम लोग बोलते हैं मुझे पाइल्स हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे पचन संस्था से संबंधित जो विकार है या लक्षण है हम लोग के पास लेके बहुत सारे मरीज आते हैं, और जो बहुत कॉमन है। मतलब अगर मैं कहूँगा तो ये गलत नहीं होगा कि हर 3 मरीज के पीछे एक मरीज तो हमें ये इनमें से कुछ समस्या से जूझता हुआ दिखाई देता है। आगे। या यस, ये ये मैं बोल दिया प्रभु जी, और आगे बढ़िए। या अभी जो कॉमन समस्या है जिसको हम लोग एसिडिटी कहते हैं, है ना, हम में से कोई ना कोई इसका तो शिकार हुआ ही है। और हम लोग को लगता है मुझे बहुत एसिडिटी होता है, तब या छाती में जलन होता है, कुछ भी खाएंगे तो यहाँ पे जलने लगता है ना, या पेट भारी भारी लगता है, कभी कभी मुंह में खट्टा खट्टा जैसे लगता है। तो इसको बोलते हैं एसिड रिफ्लक्स। आमतौर पे जिसको आम्ल पित्त कहते हैं, जो हमारे जठर में आम्ल होता है जो डाइजेशन के लिए मदद करता है। बट जब भी वो एक्सेस बनता है
या प्रमाण से भी ज्यादा बनता है तो वो ऊपर आने लगता है, मतलब हमारे जठर में से, पेट में से, स्टमक में से जब ये अन्न नलिका में आने लगता है तो फिर वो जलन करने लगता है, जिसको हम लोग टिपिकल मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं एसिडिटी हो गया। तो साहजिक है, क्योंकि एसिड बढ़ रहा है या कुछ कारणवश वो ऊपर की तरफ आ रहा है, तो उसके लिए पहला तो चीज ऐसा बोला गया है कि तीन चीज हम लोग हमारे मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि हरी, करी, वरी। ये तीन चीज जो है, जो रिस्पॉन्सिबल है ये एसिडिटी बढ़ाने की। हरी मतलब जल्दबाजी में खाना। करी, करी का मतलब है एक तो ज्यादा सोर, ज्यादा तीखा, ज्यादा तेल वाला, ज्यादा नमकीन, कोई भी ज्यादा चीज जो है उसको हम लोग सोर कहते हैं। हाँ, या करी ऐसा बोला गया है। हरी, करी और वरी। अगर ये दो चीज नहीं है तो तीसरा चीज तो जरूर है कि चिंता। आजकल बहुत सारे बीमारी का कारण होता है स्ट्रेस या चिंता। तो इसके वजह से एसिड बहुत ज्यादा बनता है। और इसमें ये भी है कि सही समय पे नहीं खाना या रात को लेट खाना, क्योंकि आजकल हमारा ऐसा लाइफस्टाइल हुआ है कि ठीक से हमको खाने के लिए भी समय नहीं होता है बहुत बार। या देर रात तक हम लोग काम करते हैं, जॉब पे रहते हैं या बिजनेस करते हैं और रात को लेट आके खाते हैं। तो ये सारा कारण है जो हमारा एसिड को बढ़ाता है। इसलिए अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे और बोलते कि मुझे बहुत एसिडिटी हो रहा है, तो डॉक्टर क्या देते? एंटासिड देते, कोई सिरप देंगे या कोई गोली देंगे। और आपको डाइटरी एडजस्टमेंट भी बोलेंगे, जैसा कम तीखा तेल वाला खाओ, फ्राइड आइटम्स कम खाओ, है ना, समय पे खाओ, ज्यादा नहीं खाओ। या जनरली जिनको एसिडिटी का ये कॉमन समस्या है आजकल, जिनको हम लोग एडवाइस देते, सबसे पहले तो डाइटरी एडवाइस ही देते हैं, जिसमें हम लोग कहते हैं कि स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स खाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि एक ही टाइम में भरपेट कभी नहीं खाना चाहिए, थोड़ा जगह तो रखना ही चाहिए। और खास करके रात के समय लेट खाने को हम लोग को अवॉइड करना चाहिए, जितना हो सके उतना जल्दी खाना खाना चाहिए, है ना। तो ये अगर हम लोग करेंगे, ये डाइटरी एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये हम लोग करेंगे तो बहुत सारा लोगों को ये एसिडिटी का जो प्रॉब्लम है वो कम हो सकता है। दूसरा है कि गैस बनना या कुंद हाँ, हरे कृष्णा। दास। हरे सुनाई दे रहे हैं ना सबको? Yes, Prabhu. Yes. तो दूसरा एक कॉमन समस्या है कि मेरे पेट में ना बहुत गैस बनता है, या कुछ भी खाएंगे तो पेट भारी भारी लगता है, फूल जाता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग अगर खाते खाते समय अगर बहुत ज्यादा बातें करते हैं तो उसके साथ में भी हम लोग एयर सॉलो करते हैं, या ऐसा कोई फर्मेंटेड फूड खाते हैं तो भी गैस बनता है, जो पेट में जाके हमको गैस बनाता है। तो इसलिए डकार आते रहना, पेट भारी भारी लगना, पेट में अजीब सा दर्द होना, मरोड़ के दर्द होना, ये सब बेसिकली गैस और फ्लैटुलेंस जिसको हम लोग कहते हैं उसके लक्षण है। तो इसलिए बोला जाता है कि धीरे धीरे खाना चाहिए। इनफैक्ट हम लोगों ने बचपन से सुना है कि हर जो घास हम लोग खाते हैं कम से कम 32 बार चू करके खाना चाहिए, ऐसा हमको बोला जाता था बचपन से। इसका कहने का मतलब ये है कि ताकि सारे जो जूस है, खास करके जब भी मुंह में हम लोग रखते हैं खाना, तभी सबसे पहला जूस जो होता है, मुंह का जो जूस जो होता है, वो अच्छी तरह से उसमें मिलाने के लिए हमको धीरे धीरे करके खाना चाहिए, ताकि सारे जूस, हाँ, जैसे सलावरी जूस सबसे पहला जूस होता है जो हम लोग मुंह में डालने के बाद मिक्स होता है। तो इसलिए हमको ईट स्लोली, साथ साथ में कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, हाँ, जो आजकल सब कोल्ड ड्रिंक जिसको हम लोग कहते हैं सब कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, वो अवॉइड करना चाहिए। कभी कभी लोगों का आदत होती है खाते समय वो ड्रिंक्स लेने की, चाहे वो स्प्राइट हो या और कोई भी ड्रिंक हो, तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है ना। तो ये सारा चीज जो है वो गैस बनाती है। इसलिए हम लोग जनरली जिनको गैस का सिम्टम्स है, हम लोग उनको चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल देते हैं, जो ब्रांडेड इसमें टैबलेट फ्लैटून करके आता है। और साथ साथ में एंटासिड्स भी देते हैं और डाइटरी एडवाइस भी बताते हैं।
आगे बढ़िए। ब्लोटिंग मतलब वो गैस का ही एक दूसरा लक्षण है। तो जैसे कि पेट भारी भारी लगना, है ना। और जिनको ब्लोटिंग होता है, जिनको गैस बनता है, उनको कॉन्स्टिपेशन भी साथ में रहता ही है। मतलब अ, बराबर मोशंस पास नहीं होना, या सेटिस्फैक्टरी, मतलब मोशन पास करने के बाद भी सेटिस्फैक्शन नहीं होते, लगता है कि अभी भी पेट भारी भारी लग रहा है, पेट साफ नहीं हुआ पूरी तरह से, है ना। या कुछ भी खाएंगे, एक तो कॉन्स्टिपेशन, नहीं तो लूज मोशंस, मतलब कुछ भी खाएंगे तो तुरंत दौड़ना पड़ता है। तो ये सारे जो लक्षण है, इसको हम लोग ब्लोटिंग कहते हैं। तो आमतौर पे हमको दिखाई देता है कि अगर हम लोग कुछ ज्यादा स्पाइसी ऑयली खाते तो ये ब्लोटिंग बढ़ता है। तो हमको ही देखना है कि कौन सा चीज खाने की वजह से ये तकलीफ ज्यादा बढ़ती है, उसको हम लोग अवॉइड करना है, या ज्यादा नहीं, ज्यादा प्रमाण में नहीं खाना चाहिए, है ना। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली ये ब्लोटिंग से बच सकते हैं। और अगर बिल्कुल आराम नहीं होता है और डॉक्टर के पास जाके सलाह लेते हैं, तो डॉक्टर्स आपको फाइबर्स खाने की ज्यादा सलाह देते हैं। तब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप खाइए, ताकि गैस ज्यादा नहीं बनेगा। अगर आप ज्यादा ऑयली स्पाइसी खाओगे, फैटी फूड जिसको हम लोग कहते हैं, आजकल जंक फूड जिसको कहते हैं, है ना, उसमें सारे चाइनीज फूड आइटम्स, पिज्जा, बर्गर, है ना, ये हल्के फुल्के जो आजकल हमारे बच्चों को बहुत पसंद है, शायद हमको भी पसंद है। हाँ, ये ट्रेंड बनी हुई है हल्का फुल्का खाना। ये सारा चीज जो है 100% गैस बनाएगी, ब्लोटिंग करेगी। तो इससे हमको बच के रहना है। और साथ साथ में अपना इंटेस्टाइन को हम लोग को अच्छा रखने के लिए प्रोबायोटिक्स भी दिया जाता है ना, जिसको जिसमें लैक्टिक एसिड्स रहते हैं। या हम लोग जनरली एडवाइस करते हैं कि आपके खाने में कम से कम दही, है ना, या छाछ, ये सारा चीज जो है जिसमें ऑलरेडी नेचुरली प्रोबायोटिक्स है, वो हम लोग को लेना चाहिए, सेवन करना चाहिए। यस, आगे। या जब भी हम लोग ये लक्षण को कंट्रोल नहीं करते हैं, मतलब डाइटरी एडवाइस फॉलो नहीं करते हैं, या डॉक्टर के पास जाके जब भी जरूरत है तभी मेडिसिन नहीं लेते हैं, तो क्या होता है, ये एक्सेस एसिड बनने की वजह से कभी कभी आगे जो उसके लक्षण दिखाई देते हैं कि बहुत ज्यादा दर्द होना, मतलब कुछ भी खाएंगे तो तुरंत दर्द शुरू हो जाता है पेट, या कभी कभी भूखा रहने की वजह से भी दर्द होना। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये सारे अल्सर्स के सिम्टम्स है। अल्सर्स का मतलब है घाव बनना, जख्म होना। तो कहाँ जख्म होती है, एक तो हमारे स्टमक में, जठर में जख्म होती है, नहीं तो छोटे अतड़ी में, जो छोटे अतड़ी का पहला भाग होता है जिसको हम लोग डिओडिनम कहते हैं। तो ये दो कॉमन साइट है जहाँ पे ये अल्सर्स होते हैं, इसलिए हम लोग एक तो उसको गैस्ट्रिक अल्सर्स बोलते हैं, नहीं तो डिओडिनल अल्सर्स बोलते हैं। तो ये जो अल्सर्स है, ये एक्सेस एसिड बनने की वजह से होता है। और उसके कारण जैसा मैंने कहा कि एक तो ज्यादा स्पाइसी ऑयली सोर खाने की वजह से होता है, नहीं तो फिर एक जंतु है जिनको बोलते हैं एच पाइलोरी जंतु, या हेलिकोबैक्टर पाइलोराई नामक जंतु होते हैं, जो हम तो एक तो फूड में से जाते हैं स्टमक में, या पानी में से जाते हैं। और हम लोग देखते हैं कॉमनली आजकल 90% के ऊपर के लोगों को ये इन्फेक्शन दिखाई देता है जब भी हम लोग दूरबीन का जांच करते हैं, जिसको एंडोस्कोपी कहते हैं। तो जब भी ये सिम्टम्स होते हैं तभी हम लोग पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि एक बार तो कम से कम दूरबीन का जांच करवा लो, जो अपर जीआई एंडोस्कोपी जिसको कहते हैं, या ओजिडोस्कोपी, ईसोफेगो गैस्ट्रोडियोडेनोस्कोपी। जब ये बहुत सिंपल तपास है, बट इससे हम लोग बहुत सारा चीज मालूम कर सकते हैं, खास करके अल्सर्स। क्योंकि अगर अल्सर्स को हम लोग सही समय पे ठीक नहीं करेंगे, उसके लिए जो मेडिसिन होता है वो नहीं लेंगे, तो क्या होता है, अल्सर्स आगे चल के एक तो कैंसर बना सकता है, नहीं तो अल्सर्स आगे चल के ब्लीडिंग भी कर सकता है। अल्सर्स मतलब जैसा मैंने कहा कि वो छाले बन जाते हैं, जैसे कॉमन हिंदी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, छाले बन गए पेट। तो ये अल्सर्स है। अगर उसको ठीक नहीं करेंगे तो अल्सर्स आगे चल के गंभीर बन सकते हैं, और कभी कभी ब्लीडिंग भी होता है। और
कभी कभी हमारे पास मरीज आते हैं खून का उल्टी करके, खून का उल्टी करके आते हैं। हरे हरे आई थिंक बीच बीच में कोई अनम्यूट कर रहे हैं तो इसलिए आवाज हो रहा है। तो इसको बोलते हैं अल्सर्स। तो अल्सर्स का डायग्नोसिस कैसे होता है? एंडोस्कोपी करके। हाँ, जिसको हम लोग दूरबीन का जांच बोलते हैं, अपर जीआई एंडोस्कोपी। तो ऊपर से हम लोग दूरबीन डाल के, बेसिकली 5 मिनट का प्रोसीजर है जहाँ पे डॉक्टर आपको खाली पेट आने को कहते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट करने पड़ते हैं क्योंकि एंडोस्कोपी का प्रोसीजर के पहले एक H3 प्रोफाइल करके ब्लड टेस्ट होता है जिसमें HIV का टेस्ट होता है ब्लड का, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। ये सिंपल टेस्ट करके डॉक्टर भूखा आने को आपको बोलते हैं, और भूखे आने के बाद गले में छोटा सा एनेस्थीसिया का स्प्रे करके, आप तो बेसिकली होश में ही होते हो, और आपका ये टेस्ट किया जाता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं वही रास्ते से दूरबीन पास होता है, तो एक 5 मिनट में गला सुन करके ये टेस्ट किया जाता है। या कुछ कुछ लोग जो बिल्कुल ही ये लोकल एनेस्थीसिया नहीं ले पाते तो उनके लिए शॉर्ट एनेस्थीसिया दिया जाता है, कंप्लीट एनेस्थीसिया, शॉर्ट जनरल एनेस्थीसिया, है ना। तो जो भी है आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं, आमतौर पे ये लोकल एनेस्थीसिया में ही होता है, ताकि आधा घंटे में आपको घर भेज सकते हैं और आधा घंटे में आप खाना भी शुरू कर सकते हैं। तो ये सिंपल टेस्ट है, बट इससे हमको बहुत सारा चीज पता चलता है जो आगे चल के हमको तकलीफ का कारण हो सकता है। और जैसे ये डायग्नोस हो जाता है अल्सर्स, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अल्सर्स का कारण होता है एसिड, एसिड बनने की वजह से, तो इसलिए डॉक्टर्स आपको एंटासिड्स देते हैं। और खास करके जब ये एच पाइलोरा नामक जंतु का इन्फेक्शन, उसका एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग रैपिड यूरियस टेस्ट कहते हैं। छोटा सा एक टुकड़ा आपके जठर से निकाला जाता है, और वो टेस्ट का जो स्लाइड होता है उसके अंदर डालने के बाद अगर वो पॉजिटिव पता चलता है तो उसको आपको एक स्पेशल कोर्स दिया जाता है जिसको बोलते हैं एंटी एच पाइलोरा ट्रीटमेंट, या एच पाइलोरा किट। जो 14 दिन का कोर्स होता है, स्पेशल मेडिसिन होते हैं जो आपको दिए जाते हैं, उसमें एंटीबायोटिक भी होते हैं और एंटासिड्स भी होते हैं, और साथ साथ में अर्थात डाइटरी एडवाइस इज मस्ट। हर एक आगे बढ़िए। GRT, जैसा मैंने कहा कि कभी कभी एसिड इतना बढ़ जाता है कि उसका रिफ्लक्स हो जाता है ना। तो ये किसके वजह से होता है? कि देखो जनरली ऐसा होता है कि हम लोग जो अन्न ग्रहण करते हैं, अन्न नलिका से फिर जठर में जाता है, और जब भी, और जठर में मैक्सिमम 3 से 4 घंटे में, घंटे तक रहता है। जैसा पहला जूस, जो सलाइवरी जूस जो मुंह में मिक्स होता है, फिर अन्न नलिका के जरिए अन्न जो है जठर में जाता है, वहां पे डाइजेशन का जो मेजोरिटी पार्ट है, हाँ, जिसमें पूरा जो अन्न जो है, जो गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होता है ना। और उसको पूरा, जैसा हमारा वॉशिंग मशीन में कैसे कपड़े हम लोग धोते हैं, तो वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक रहता है, वो धोता है ना कपड़े को, उसी तरह अपना अन्न जो है पूरा मिक्सिंग होता है जठर में। तो एसिड जो है, मेन एसिड जो है, जो अन्न पाचन कर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो जठर में बनता है, वो वहां पे डाइजेशन करते हैं। तो 3 से 4 घंटा अन्न वहां पे रहता है। तो और स्वाभाविक है कि जब भी ये सारा प्रोसेस होता है इनिशियल डाइजेशन का, तो शायद तो अन्न ऊपर भी जा सकता है ना, बट वो जाने से उसको रोका जाता है, क्योंकि अपने जो अन्न नलिका के अंत में जो स्पिंक्टर होते हैं, मसल्स होते हैं, वो स्ट्रांग होते हैं, वो अन्न को जठर से अन्न नलिका में जाने से रोकते हैं। बट जो मरीजों के केस में जो ये स्नायु कमजोर होते हैं, जिसको हम लोग लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं, जब भी कमजोर होते हैं तभी अन्न क्या होता है, या एसिड क्या होता है, स्टमक से अन्न नलिका में जाता है ऊपर की दिशा में, जिसको हम लोग रिफ्लक्स कहते हैं। तो इसलिए उसको गैस्ट्रो मतलब स्टमक, यूसोफेगस मतलब अन्न नलिका, तो इसलिए गैस्ट्रो यूसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज कहते हैं। और ये भी हमको एंडोस्कोपी में दिखाई देता है कि आपका जो स्पिंक्टर है अन्न नलिका का, वो कमजोर हुआ है। और कभी कभी वो इतना कमजोर हो जाता है कि उसका आगे का स्टेज होता है हाइटस हर्निया, कि जहां से अन्न नलिका
अपने छाती में से पेट में घुसती है, हाँ, जिससे घुसती है उसको बोलते हैं श्वास पटल या डायफ्राम। उसमें ओपनिंग होता है अन्नलिका को जाने के लिए। वो वो जो ओपनिंग जब भी वो लैक्स हो जाता है, तभी क्या होता है, स्टमक जो है वो, जो आमतौर पे पेट में होता है ना, श्वास पटल के नीचे होता है, वो स्टमक भी ऊपर छाती में आने का प्रयास करता है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइएटस हर्निया। तो ये भी हमको एंडोस्कोपी में पता चलता है कि आपको हाइएटस हर्निया हुआ है क्या, आपका जो अन्नलिका का जो स्पिंक्टर है वो कमजोर हुआ है क्या, जो हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में जिसको जीआरडी कहते हैं। तो ऑफ कोर्स इसका प्रिवेंशन ऑफ कोर्स ओबेज पेशेंट में बहुत करके दिखाई देता है, या जो लोग लेट खाना खाते हैं, है ना। तो इसलिए हम लोग प्रिवेंशन के तौर पे हम लोग कहते हैं कि वेट लॉस करने का प्रयास करो, लेट मील्स अवॉइड करो, लाइफस्टाइल चेंज करो, और साथ साथ में अर्थात एसिड कम करने के लिए हम लोग प्रोटॉन पंप इनिबिटर जो जिसको एंटासिड्स कहते हैं वो देते हैं। और एकदम ही जैसा मैंने कहा कि जिसका बहुत ही लैक्स हुआ है स्फिंक्टर, या जो श्वास पटल है उसका जो ओपनिंग लैक्स हुआ है, डायफ्रैग्मेटिक हर्निया बोलते हैं उसको कभी कभी, या हाइएटस हर्निया बोलते हैं। ये हाइएटस जो है वहां से हर्निया होता है। तो ऐसे पेशेंट्स में जिनको मेडिसिन देने के बावजूद भी आराम नहीं होता है, उसमें आपको सर्जरी एडवाइस किया जाता है। तो सर्जरी फॉर हाइएटस हर्निया। आगे आगे का चीज जो है ये हम लोगों ने जो देखो, आमतौर पे जो अन्नलिका है वो दो इसमें डिवाइड होती है। एक तो ऊपर की अन्नलिका जिससे ये सारे लक्षण हम लोग ने अभी चर्चा की, और दूसरे है नीचे की अन्ननलिका जो आमतौर पे छोटे आंतड़ी से लेके, मतलब छोटे आंतड़ी का शुरू का भाग भी ऊपर के अन्ननलिका में आता है, और जो नीचे का भाग है और जो बड़ा आंतड़ी है खासकर वो नीचे के अन्ननलिका में गिना जाता है। और जिसके वजह से अगर डाइजेशन ठीक नहीं होगा तो आगे चल के क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। मतलब गैस पास नहीं होना बराबर से, या पेट भारी भारी लगना, या कड़क संडास होना, या ठीक से रोज से संडास नहीं होना, इसको सबको हम लोग ओरल कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, है ना। या मोशन पास करते समय जोर करना पड़ता है, या बहुत समय तक टॉयलेट में बैठना पड़ता है, हाँ, तो उसको भी हम लोग कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। या कुछ कुछ लोगों को डायरिया हो जाता है, मतलब नॉर्मल मोशंस होते हैं बट फ्रिक्वेंटली जाना पड़ता है, या कभी कभी लूज मोशंस होते हैं, मतलब आमतौर पे भी पतला मोशंस होते हैं, मतलब सॉफ्ट जनरली, नॉर्मल मोशन मतलब सॉफ्ट मोशन। एक तो हार्ड होगा तो भी वो नॉर्मल नहीं है, जिसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। अगर वो पतला होगा तो उसको डायरिया कहते हैं। ऑफ कोर्स कभी कभी हम लोग खाने में गड़बड़ करने की वजह से भी होता है, वो अलग बात है ना, जिसको हम लोग डिसेंट्री कहते हैं, है ना। तो पेट मरोड़ के होता है और थोड़ा सा ही संडास पास होता है, या कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से कुछ फूड में से अगर इन्फेक्शन गया रहेगा तो ये सब हो सकता है। तो ऑफ कोर्स अगेन कॉज तो मेजोरिटी कॉज तो खाना ही है, ये हमको समझना चाहिए। अंत में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे बैलेंस्ड फूड हमको लेना चाहिए। तो खाने के ऊपर मैक्सिमम बीमारी डिपेंड करते हैं। अगर हम लोग खाना ठीक से खाएंगे तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे। तो इसलिए डाइटरी एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग क्या खा रहे कभी खा रहे। ऑफ कोर्स पानी का अंश भी बहुत इंपॉर्टेंट है शरीर में। वैसा तो हम लोग सब जानते हैं, मेजोरिटी तो ब्लड का भी मेजर फैक्टर पानी है। तो पानी मुबलक मात्रा में जाना चाहिए। आमतौर पर ऐसा बोला जाता है कि कम से कम 2 से 3 लीटर पानी हमको कंज्यूम करना चाहिए, और पूरा दिन भर में। ऑफ कोर्स खाने से पहले तुरंत पानी नहीं लेना चाहिए, मतलब खाना अगर खाना है तो उसके कम से कम 1 घंटे पहले पानी ले सकते, हाँ। या खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं लेना है, कम से कम 1 या 2 घंटे का अंतर हमको रखना चाहिए, है ना? तो इनफ हाइड्रेशन होना चाहिए। और ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा कि कुछ ना कुछ इन्फेक्शन अगर चला जाता है खाने के द्वारा या पानी के द्वारा, तो भी हमको ये कॉन्स्टिपेशन या डायरिया हो सकता है। इसलिए ट्रीटमेंट में हाइड्रेशन बोला है, पानी मुबलक मात्रा में लेना, फाइबर का जो प्रमाण होता है खाने में वो मुबलक होना चाहिए। अगर हम लोग ज्यादा स्पाइसी ऑयली खा रहे,
चिकनाई ज्यादा खा रहे हैं, फैटी फूड ज्यादा खा रहे हैं, और अगर फाइबर्स कम है खाने में, तो भी हमको कॉन्स्टिपेशन होगा। और जिनको बहुत ज्यादा लूज मोशंस होते हैं तो डॉक्टर्स इलेक्ट्रोलाइट पाउडर वगैरह देते हैं, हम लोग सब जानते हैं, जिसको ओआरएस कहते हैं, है ना, जो हम लोग घर में भी बना सकते हैं। नमक और ये शक्कर डाल के जो पानी बनाया जाता है, वो आपको डॉक्टर बोलते हैं वो कंज्यूम करो, है ना। तो ये सब ट्रीटमेंट, इनिशियल ट्रीटमेंट आपको दिया जाता है। यस, आगे बढ़िए। हाँ, या जैसे ये और एक लक्षण है जिसको बोलते हैं आईबीएस, जो हमारे मेडिकल टर्म में बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, है ना। तो उसमें ऐसा है कि उसमें ये एक्चुअली बीमारी नहीं है एक तरह से, मतलब कोई ऐसा पैथोलॉजी नहीं है, बट ये फिजियोलॉजिकल बीमारी हम लोग कहते हैं। फिजियोलॉजिकल बीमारी का मतलब ये है कि हमारा जो इंटेस्टाइन है ना, जो खाने को बहुत फास्ट रिस्पॉन्ड करता है। इसलिए बहुत लोग ऐसे हमारे पास आते हैं कि जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, तुरंत दौड़ना पड़ता है मोशंस की। तो दिस इज कॉल्ड एज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें जनरली नॉर्मल मोशंस होता है, नॉर्मल इन द थोड़ा लूज मोशंस होता है, बट फ्रिक्वेंटली जाना पड़ता है ना। और बहुत बार हम लोग ने देखा है, एक तो कुछ फूड का ट्रिगर हो सकता है, जैसा कोई अगर ज्यादा स्पाइसी खाता है तो तुरंत जाना पड़ता है, कोई ज्यादा सोर खाता है, नमकीन खाता है तो तुरंत जाना पड़ता है ना। ऐसा हो सकता है, मतलब ये फूड से रिलेटेड भी होता है, या आजकल के जमाने में स्ट्रेस से रिलेटेड है ना। स्ट्रेस तो बहुत कॉमन हुआ है, घर में भी रहने वाले लोगों को स्ट्रेस होता है ना। तो जॉब पे जाने वाले लोगों को तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। और जैसे कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहता है, बम्बई जैसे, हाँ, है ना, बम्बई, पुणे, दिल्ली, हाँ, उज्जैन भी अभी मेट्रोपॉलिटन सिटी हो गया है ना। तो दौड़ के जाना पड़ता है जॉब पे, हाँ, जल्दी जल्दी में जाना पड़ता है ना, लेट नाइट तक काम करना पड़ता है। तो ये सारे स्ट्रेस फैक्टर है जो ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कराते हैं, जिसमें दर्द होता है, इरेगुलर बाउल मूवमेंट्स होते हैं, है ना। तो उसको प्रिवेंट कैसे करें? तो डेफिनेटली अपना फूड डाइटरी मॉडिफिकेशन सब लोग को करना चाहिए, देखना चाहिए कि कौन सा चीज खाने की वजह से हमको ये होता है। प्रयास करना चाहिए थोड़ा सा स्ट्रेस कम करे, है ना। स्ट्रेस कैसे कम कर सकते हैं? ऑफ कोर्स योगा कर सकते हैं आप लोग, कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं रेगुलर, जल्दी खाना खाने का प्रयास कर सकते हैं। आपको सब लोगों ने सुना है ये कहावत, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज गेट हेल्दी वेल्दी लाइफ, बट बहुत कम बार हम लोग ये फॉलो करते हैं। ऑफकोर्स हमारे शास्त्र ने, वेदों में तो पहले से कह चुके हैं, है ना। हमको जल्दी खाना चाहिए, खास करके हाँ, सूर्यास्त के पहले हमको लेना चाहिए, क्योंकि जठराग्नि जब तक तप्त है तब तक आपका डाइजेशन सही होगा, है कि नहीं। तो इसलिए हमेशा बोला जाता है, इवन इंग्लिश में भी कहावत है, यू शुड टेक योर ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, है ना। ब्रेकफास्ट जो है एकदम राजा की तरह लेना है। यू शुड टेक योर लंच लाइक अ प्रिंस, है ना। एक प्रिंस के, राजकुमार की तरह आपको लंच लेना चाहिए। और यू शुड टेक योर डिनर लाइक अ बेगर इन द स्ट्रीट, है ना। जैसे कोई भिखारी होता है, भिखारी कैसे होता है? मिला तो मिला, जो मिला वो खा लिया, मतलब थोड़ा। तो रात को बिल्कुल अपने को कम से कम खाना चाहिए, ये प्रिंसिपल है, आप देखिए। और अनफॉर्चुनेटली इसके उल्टा करते हैं हम लोग, हमारे पास समय नहीं होता है ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो थोड़ा सा कुछ खा के हम लोग निकलते हैं काम के लिए। फिर लंच तो टिफिन बॉक्स लेके जाते हैं, जो भी चपाती सब्जी जो भी होगा, और फिर रात को आने के बाद मस्त बैठ के भर पेट खाते हैं और फिर सो जाते हैं, है कि नहीं। तो ये बिल्कुल उल्टा करेंगे तो 100% आपको बीमारियां होगी पेट से रिलेटेड, उसमें कोई दो राय नहीं। आप देखिए, केवल इतना भी अगर आप करेंगे कि रात को जो है जल्दी खाना, ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहूंगा हर हर समय पॉसिबल नहीं होगा सूर्यास्त के पहले खाना, पर ये आइडियल है ना। आज भी लोग डीओटी भी करते हैं, बहुत सारे दो ही बार खाते हैं, एक बार सुबह नहीं तो शाम को जल्दी खाते हैं। और और जल्दी सोते, जल्दी खाते जल्दी सोते, इसका मतलब ये नहीं कि खाने के बाद तुरंत सोना है। इवन ये बताया गया है कि कम से कम 1.5 से 2 घंटे का अंतर होना चाहिए खाना और सोने के बीच में, क्योंकि अगर खाते ही तुरंत सो जाते, ये बहुत गलत आदत है। इससे आपको 100% एसिडिटी बढ़ेगा, गैस बढ़ेगा,
उसमें कोई दोहराइए नहीं। तो ये ध्यान में रखना है कि रात को कम से कम खाना है और खाने और सोने के बीच में 2 घंटे का अंतर होना चाहिए। और जितना जल्दी सोएंगे वो नींद जो है वो वेदा में भी कहा गया है, आयुर्वेद भी कहता है कि जितना जल्दी सो जाएंगे उतना वो अपना शरीर के लिए ज्यादा लाभदायक होता है। और ऑफ कोर्स डिवोटी होने के नाते हम लोग जल्दी उठना भी पसंद करेंगे। हाँ, मुझे लगता है ये आपका जपा ग्रुप भी है शायद, क्योंकि बहुत लोग जपा भी कर रहे थे। तो जल्दी उठ के जपा करना ये हमारा मतलब ये हम चाहते हैं। तो वो जल्दी उठने के लिए भी और अच्छा जपा करने के लिए भी कम खाना रात को और जल्दी सोना ये बहुत जरूरी है ना। ये अपने को स्वस्थ भी रखेगा। गेट हेल्दी वेल्दी लाइफ। ऑफ कोर्स वेल्थ का मतलब केवल पैसा नहीं है, हेल्थ इज ऑल्सो बिगेस्ट वेल्थ, है ना। तो ये हम लोग कर सकते हैं। यस प्रजा आगे बढ़िए। हरे कृष्ण। ऑफ कोर्स बहुत बार हम लोग घरगुती उपाय करते हैं या लोकल डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं। थोड़ा एसिडिटी का तो दवाई मुझे लगता है सबके घर में रहेगा, है ना। पहले जमाने में रेंटैग ये वो, आजकल ओमेप्रेजोल बहुत सारे हैं, पैंडी। लोगों का भी नाम बायाट हो गया। लोग जाके मेडिकल से अरे मुझे पैंडी दे देना, और मेडिकल वाला भी दे देता, अच्छा गैस हुआ है चलो ये गोली ले लो। तो हम लोग को अभी कॉमन ये सब जानते हैं कि एंटासिड्स का मतलब क्या है। बट स्पेशलिटी डॉक्टर को खास करके जीआई सर्जन या जनरल सर्जन या पेट के स्पेशलिस्ट को हम लोग को कभी मिलना है। तो ये सारा दवाई लेने के बाद भी अगर हमको आराम नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअस अगर दर्द हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, हाँ, उल्टियाँ हो रही है बार बार, पेट में कुछ भी ठीक नहीं रहा है, या कभी कभी जैसे मैंने कहा कि उल्टी में कभी कभी खून आ रहा है, या आगे चल के अ, खाने को ही नहीं हो रहा है, मतलब निगलने को ही नहीं हो रहा है, या जैसे मैंने कहा कि जो अल्सर के लक्षण होते, खाने के बाद पेट में दर्द होना, या भूखा पेट भी रहेंगे तो दर्द होना, या डकारे आना, मतलब ये अगर बार बार हो रहा है, हाँ, तो डेफिनेटली हमको स्पेशलिटी डॉक्टर को मिलना चाहिए। जीआई सर्जन, जनरल सर्जन या गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, इनको हमको मिलना चाहिए। यस प्रभु आगे बढ़िए। Para ir y pasar el post. आगे बढ़िए चलेगा, कोई बात नहीं, ये जनरल सर्जन के बाकी सारे चीजें हैं। हम लोग आज का टॉपिक जो है डाइजेस्टिव हेल्थ है। या तो अभी हम लोग अ, जैसे मैंने कहा कि ये जो भी पचन संस्था से संबंधित जो भी लक्षण है उसके क्या क्या बीमारियां हो सकती है। तो एक तो चीज मैंने कहा आपको कि हाइटिस हर्निया या जीआरडी, जो हम लोग एंडोस्कोपी में हमको पता चलता है। दूसरा मैंने कहा कि अल्सर्स हमको पता चलते हैं कि आपके पेट में छाले हुए हैं, अल्सर्स है। ये ये सबको हम लोग मेडिसिन से देते हैं, क्योंकि मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं। तीसरा हाइटिस हर्निया, जैसे मैंने कहा कि अगर आपका स्पिंक्टर बहुत ही लैक्स है तो आपको एसिड ऊपर आएगा, और वो मेडिसिन से 90% तो मेडिसिन से ही ठीक हो जाता है, मेडिसिन या डाइटरी एडवाइस। बट अगर वो ठीक नहीं होता है तो अपने को ऑपरेशन करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं हाइटिस हर्निया के लिए ऑपरेशन। ठीक है। तो हर्निया दो अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक हर्निया होता है जो इंटरनल हर्निया, जो हमको नहीं दिखाई देता है, जो डॉक्टर डायग्नोस करते हैं, इसको हाइटिस हर्निया करते हैं, इंटरनल हर्निया। और दूसरा जो है वो जो बाहर दिखाई देता है, जो पेट से ऐसा कोई फूल के बाहर आता है, अतड़िया बाहर आती है, सो जाते तो अंदर चला जाता है, तो ये भी हर्निया है, जिसको आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि इसको जाली बिठा के ऑपरेशन किया जाता है, क्योंकि आपके पेट के स्नायु कमजोर हो गए, इसलिए अतड़ी बाहर आ रही है। तो ये अलग हर्निया है। और मैं जो अतड़ी का बोल रहा हूँ, मतलब इंटरनल हर्निया बोल रहा हूँ, वो अलग है, जिसको हाइटिस हर्निया कहते हैं। दोनों हाइटिस हर्निया अगर बढ़ जाता है तो ही ऑपरेशन लगता है, शुरू के स्टेज में नहीं। बट जो बाहर का हर्निया है, जो कभी कभी जांग में दिखाई देता है, जेंट्स में स्पेशली, या नाभि में दिखाई देता है स्पेशली लेडीज में, या डिलीवरी के बाद, या सिजेरियन के बाद, या कोई बड़ा ऑपरेशन होने के बाद, क्योंकि स्नायु कमजोर होने की वजह से, ये भी, इसमें भी अतड़ी चले जाते हैं। ये भी अतड़ी का एक तरह से बीमारी कह सकते हैं आप। कुछ कुछ लोगों को जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है ना, उनको
ये अपेंडिसाइटिस भी होता है। आमतौर पे बोलते हैं ना हम लोग, अचानक से पेट में राइट साइड में नीचे की तरफ दर्द होने लगता है। कल ही मैं एक पेशेंट्स का ऑपरेशन का, इसलिए मुझे रात को लेट हो गया, उसका अपेंडिक्स फट गया था। जवान बच्चा था, 16 साल का, है ना। बट खाने में आजकल बहुत गड़बड़ी होती है, तो अचानक से दर्द होने लगा, बुखार आने लगा, और जब ये आया तभी पता चला इसका तो अपेंडिक्स फट गया, तो इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ता है। तो अपेंडिक्स किन में होता है? जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, जिनका पेट साफ नहीं होता है ना, और आजकल के जंक फूड खाने वाले लोगों में ये बहुत कॉमन दिखाई देता है। तो डॉक्टर बोलते हैं डायग्नोस करके, जिनको बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है वो तो सोनोग्राफी में पकड़ में आता है, या कभी कभी सीटी स्कैन भी करना पड़ता है। और जब ये अपेंडिक्स का इन्फेक्शन हो जाता है, तुरंत डॉक्टर बोलते हैं देखो आपको इसको ऑपरेशन करना है, और करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि अपेंडिक्स केवल दवाई खा के ठीक होगा। जिनको अपेंडिक्स है या बार बार तकलीफ होता है और डायग्नोस हो जाता है कि अपेंडिक्स है, तो उसमें ऑपरेशन एक ही उपाय है। और अल्सर्स में जनरली शुरू में तो दवाइयाँ दी जाते हैं, बट जिनको बहुत ज्यादा अल्सर्स बढ़ जाते हैं उनमें कभी कभी ऑपरेशंस भी करना पड़ता है, क्योंकि अल्सर्स का आगे का कॉम्प्लिकेशंस क्या है? अल्सर फट जाता है, और अल्सर जब भी फटता है तो क्या होता है? पेट का जो सारा पित्त है वो पेट में जमा होने लगता है। फिर डॉक्टर आपको बोलता है आपका अल्सर्स फट गया, इमरजेंसी में ऑपरेशन करना है। तो ऐसे कंडीशंस में आजकल बहुत कम हो गए अल्सर्स फटना, क्योंकि आपको जनरल डॉक्टर भी अच्छे से एंटासिड्स देते हैं, और बहुत सारे अच्छे अच्छे दवाई आए थे। हम लोग जब भी पढ़ाई कर रहे थे तो भी बहुत अल्सर्स फटे हुए देखते थे, बट आजकल ये बहुत प्रमाण कम हो गया, क्योंकि हम लोग तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, तुरंत दवाइयाँ लेते हैं, है ना। इसलिए ये अल्सर्स का जो ऑपरेशन है वो बहुत कम लोगों को करना पड़ता है, बट जिनमें करना पड़ता है उनमें तो करना ही है। अभी दूसरा एक लक्षण जो एसिडिटी जैसे दिखाई देता है, बट एसिडिटी प्रॉब्लम नहीं होता है, या जठर का या अतड़ी का प्रॉब्लम नहीं होता है, बट दूसरा प्रॉब्लम होता है, उसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन्स। ये बहुत ध्यान से सुनिए आप लोग, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हमारे पास मरीज आते हैं, बहुत लेट आते हैं, हाँ, तभी हमको पता चलता है अरे ये तो आगे बढ़ चुका है। देखो, अगर आपको बार बार अगर एसिडिटी होती है ना, तो कम से कम एक टेस्ट जरूर करना, वो है सोनोग्राफी। क्योंकि एसिडिटी के जो लक्षण हम लोग ने अभी चर्चा की, और गॉल ब्लैडर स्टोन के लक्षण सेम ही है। पेट फूल जाना, कुछ भी खाएंगे तो, आप में से कुछ लोगों को गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन भी हुआ रहेगा शायद, या डॉक्टर ने बोला रहेगा कि अरे आपको तो गॉल ब्लैडर स्टोन है। ऑफकोर्स खास करके माताजी लोगों में ज्यादा दिखाई देता है ना। और 40 उम्र के ऊपर, ऑफकोर्स ये हमारे बुक्स कहते थे, आजकल तो मैं 25 साल के लड़की को भी ऑपरेशन किया है गॉल ब्लैडर स्टोन के, कम से कम छोटे बच्चे को 9-10 साल में भी किया है। तो ये अभी कॉमन हो गया, क्योंकि खाना अपना सब बिगड़ गया है ना। तो खाने, अगर हम लोग ज्यादा चर्बी वाला चीज खाएंगे तो गॉल ब्लैडर में स्टोन बनने का बहुत ज्यादा प्रमाण होता है। तो अगेन खाने से संबंधित है, क्योंकि ये जो गॉल ब्लैडर के स्टोन बनते हैं ना, ये कोलेस्ट्रॉल के स्टोन होते हैं, मतलब फैट के स्टोन होते हैं। तो इसलिए डॉक्टर आपको कहते हैं कि फैटी फूड आपको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, क्योंकि इसके जो लक्षण होते हैं ना, शुरू में तो साइलेंट रहते हैं, शुरू में पेन नहीं करेंगे, शुरू में क्या करेंगे? एसिडिटी करेंगे, पेट फूल जाएगा, तो हमको लगता है एसिडिटी हो गया, हम लोग एंटासिड्स खा लेते तो ठीक हो जाते। बट जब भी सोनोग्राफी करते हैं तभी पता चलता है अरे ये तो एसिडिटी नहीं, ये तो स्टोन्स का प्रॉब्लम। तो डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हुए हैं, तो आपको जल्द से जल्द ऑपरेशन करना चाहिए। और आजकल दूरबीन से ऑपरेशन होता है, जिसको हम लोग लैप्रोस्कोपी कहते हैं। सिंपल, एक तरह से सिंपल ऑपरेशन है, ज्यादा तकलीफ नहीं होता है, बट डर के मारे हम लोग नहीं करेंगे तो क्या होता है कि गॉल ब्लैडर के स्टोन बढ़ जाते हैं, या कभी कभी वो पित्त के नली में आके फंस जाते हैं, पीलिया होता है, या अगर वो नीचे चले जाएंगे तो स्वादुपिंड के ग्रंथि के नली में फंस जाते हैं, तो स्वादुपिंड ग्रंथि, पैंक्रियाटाइटिस जिसको कहते हैं, है ना। या अगर ये इनमें से कुछ भी नहीं होगा तो आगे चल के अगर वो गॉल ब्लैडर में पड़े रहेंगे तो गॉल ब्लैडर का कैंसर भी होता है। बहुत बार हमारे पास मरीज लेट आते हैं जिसमें हमको पता चलता है इसको तो गॉल ब्लैडर का कैंसर हो गया, जब स्टोन्स थे तभी ऑपरेशन नहीं किया। अभी कल ही मैं एक पेशेंट्स का, रात को मुझे लेट हुआ, क्योंकि एक 70 ईयर ओल्ड पेशेंट्स इमरजेंसी में आए थे, जिनका गॉल ब्लैडर में इतने सारे स्टोन्स थे, उन्होंने कभी ऑपरेशन नहीं किया, और जब भी आए हमारे पास तभी पूरा गॉल ब्लैडर का गैंग्रीन हो गया था।
और सेप्टिक में आ गए पेशेंट। मतलब कहने का तात्पर्य ये है मुझे कि जब भी चीज छोटी होती है ना, उसमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसको तुरंत उपाय करना चाहिए। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो आगे चल के बड़ा तकलीफ हो सकता है। इसलिए ये जो गॉल ब्लैडर का जो सिम्टम्स है, क्योंकि गॉल ब्लैडर खराब होने की वजह से स्टोन्स बनते हैं, ये ध्यान में रखना है। नॉर्मल अगर गॉल ब्लैडर फंक्शंस करता है तो स्टोन्स नहीं बनेंगे। अभी बहुत लोगों को ये मिस कंसेप्शन होता है, अरे पित्त कैसे बनेगा अगर गॉल ब्लैडर निकालेंगे तो ये तो चीज आपको ध्यान में रखना है कि पित्त जो है वो गॉल ब्लैडर में नहीं बनता है। पित्त जो है, जो आगे चल के डाइजेशन में काम आता है, जैसे मैंने कहा शुरू में कि इनिशियल डाइजेशन जो है वो स्टमक में होता है, और ऐसा मिक्स किया हुआ, एसिड मिक्स किया हुआ जो फूड है आगे चल के छोटे अतड़ी में जाता है, और छोटे अतड़ी में पित्त जो है वो उसमें मिक्स होता है। तो पित्त कहाँ से आता है? पित्त जो है लीवर से आता है। लीवर में पित्त बनता है और नली के जरिए, पित्त के नली से के जरिए वो अतड़ी में आता है, और वहां पे जो फाइनल डाइजेशन है वो होता है छोटे अतड़ी में। और जो सारे न्यूट्रिएंट्स है, हाँ, जो सारे पोषक पदार्थ है अपने अन्न में, वो अपने ब्लड में चले जाते हैं। ये सारा मेन डाइजेशन जो है वो छोटे अतड़ी में। तो पित्त जो है वो लिवर में बन के नली के जरिए अतड़ी में आता है, और बीच रास्ते में ये गॉल ब्लैडर होता है। समझे आप? और ये गॉल ब्लैडर में थोड़ा सा पित्त चला जाता है, ज्यादा नहीं। और गॉल ब्लैडर क्या करता है? ये थोड़ा से पित्त को रोक के रखता है, स्टोर करता है, और साथ साथ में जो थोड़ा सा पित्त वो रोक के रखता है उसको कॉन्सेंट्रेट करता है, मतलब गाढ़ा बनाता है कि नहीं? वो ऐसा गाढ़ा पित्त जो है फैटी फूड डाइजेशन के लिए मदद काम में आता है। पर जब भी हम लोग एक्सेस फैटी फूड खाएंगे तो इतना गाढ़ा बनेगा पित्त कि उसके पथरी बनना शुरू हो जाती है। तो एक बार पथरी बनना शुरू हो गया, फिर वो पथरी की वजह से गॉल ब्लैडर को इन्फेक्शन होता है, और ये विशियस साइकिल बनना शुरू होता है। इसलिए जैसे ही पित्त के थैली में पथरी बनते हैं, डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि जल्दी से जल्दी आपके पित्त के थैली को दूरबीन के जरिए निकालिए। आजकल सब जगह पे पित्त के थैली का दूरबीन से ऑपरेशन होता है ना? हम लोग सवाल आगे लेंगे, बहुत सारे लोग सवाल भी भेज रहे। कोई बात नहीं, हम लोग पहला ये थोड़ा खत्म करते हैं, 5 मिनट, उसके बाद हम लोग सवाल ले लेंगे। ठीक है? तो ये गॉल ब्लैडर के स्टोन के लक्षण मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको ये सारा चीज, क्योंकि 3 चीजें हैं जिनके लक्षण समान होते हैं। एक जो है एसिडिटी, जो हम लोगों ने विस्तृत में चर्चा की, हाँ, जो अन्न नलिका और जठर से संबंधित। दूसरा है गॉल ब्लैडर के स्टोन, और तीसरा है जो आमतौर पे हम लोग निग्लेक्ट करते हैं, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक भी शुरू में छाती में जलन होना, पेट फूल जाना, गैस बनना, हम लोग को पता नहीं चलेगा जब तक हम लोग डॉक्टर के पास जाके ईसीजी नहीं निकालेंगे। ऐसे हमारे पास बहुत सारे मरीज आते हैं जो रात भर परेशान रहते गैस की वजह से, और सुबह आते तो पता चला अरे ये तो उसको हार्ट अटैक आ गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई भी चीज हल्के में मत लीजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए, पता कर लीजिए कि मुझे गॉल ब्लैडर स्टोन नहीं है, मुझे मेरा हार्ट एकदम बिल्कुल ठीक ठाक है, तो बस फिर ये एसिडिटी है, सिंपल। और फिर गोली खा के, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, गैस बनने की वजह से थोड़ा गैस का गोली खाएंगे तो आराम होगा, तो हम लोग थोड़ा पोस्टपोन करेंगे, बट हार्ट अटैक पोस्टपोन नहीं कर सकते, क्योंकि ये जानलेवा हो सकता है। तो इसलिए हल्के में मत लीजिए। तो ये जो सारे लक्षण है, हाँ। और दूसरा एक चीज जो मैं बड़े अतड़ी के बारे में कहना भूल गया, अ, जो और एक टॉपिक है जो अतड़ी से रिलेटेड है। बड़े अतड़ी का जो लक्षण होता है, एक तो कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ नहीं होना, या दूसरा चीज खून जाना। तो संडास की जगह से खून जाना या जलन होना संडास की जगह में, ये भी फूड से रिलेटेड है। और अगर ये बार बार हो रहा है तो आपको डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए, क्योंकि ये एक तो पाइल्स हो सकता है, फिशर हो सकता है, या फिशुला हो सकता है, बवासीर, भगेंदर या नासुर जो हिंदी में कहते हैं। ये कैसे पता चलेगा? जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे आपको नहीं पता चलेगा कि आपको पाइल्स हुआ है, या फिशर हुआ है, नासुर हुआ है, या भगेंदर हुआ है, फिशुला। या कभी कभी हम लोग पाइल्स बोल के गोलियां खाते रहते हैं, पाइलेक्स वगैरह आजकल तो कॉमनली अवेलेबल होता है, पर हमको ये नहीं पता चलता है अरे ये केवल पाइल्स नहीं है, ये अतड़ी का कैंसर है।
कैंसर की गांठ हुई है मेरे बड़े आंतड़ी में, जिसके वजह से ब्लीडिंग हो रहा है। ये कैसे पता चलेगा? जब तक दूरबीन नहीं डालेंगे डॉक्टर, सीटी स्कैन नहीं करेंगे, तब तक पता ही नहीं चलेगा। तो दोबारा, अगर आपको ये बार बार लक्षण हो रहा है तो शर्म के मारे हम लोग घर पे रह के केवल गोली नहीं खाना है, दवाई नहीं लेना है, डॉक्टर को जाके दिखाना है, खास करके सर्जन्स को दिखाना है, जो आपको दूरबीन डाल के चेक करेंगे या सीटी स्कैन एडवाइस करेंगे पेट का, जिसमें हमको डाउट आता है कि अरे इसके बड़े आंतड़ी में कुछ तो गाढ़ दिख रहा है। फिर हम लोग क्या करते, जैसा मैंने कहा कि ऊपर का आंतड़ी का हमारा अपर जीआईस्कोपी होता है ना, एंडोस्कोपी, वैसा नीचे का आंतड़ी का भी एंडोस्कोपी होता है, जिसको बोलते हैं कोलानोस्कोपी, है ना, बड़ा आंतड़ी का चेकअप, जिसके लिए हम लोग को थोड़ा सा एनेस्थीसिया दिया जाता है। ये तो लोकल एनेस्थीसिया में बहुत कम बार किया जाता है, थोड़ा सा छोटा सा एनेस्थीसिया दिया जाता है। ये भी एक आधा एक घंटे का प्रोसीजर है, जिसमें हमको बहुत सारा चीज पता चलता है कि अतड़ी में छाले हुए हैं क्या, बड़े अतड़ी में अल्सर जिसको बोलते हैं, या जिसको अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं, है ना, या इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज कहते हैं, या क्रोन्स डिसीज कहते हैं। शायद आपने ये, अगर गूगल आजकल बहुत लोग सर्च करते हैं, इसलिए मैं ये टर्म यूज कर रहा हूँ, इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज, है ना, जिसको आईबीडी कहते हैं, आईबीडी या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस जिसमें अल्सर्स होते हैं, या क्रोन्स डिसीज जिसमें बहुत सारे साइनसेस बनते हैं, या इसमें भी अल्सर्स होते हैं। और तीसरा चीज है कैंसर। हाँ, जब तक हम लोग उसमें से गांठ में से तपास नहीं लेंगे, बायोप्सी नहीं करेंगे, पता ही नहीं चलेगा। एक मेरे पास हमारी एक सिस्टर्स आई थी, है ना, जो यंग थी ऑफ कोर्स, और वो 1 साल के लिए उसने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया, इसके लिए, पाइल्स के लिए, और कमी नहीं हो रहा है, कमी नहीं हो रहा है, दर्द हो रहा है। जब ये आई और हम लोगों ने एग्जामिनेशन किया तो पता चला संडास की जगह में बहुत बड़ा गांठ था, और आगे चल के वो कैंसर निकला और बड़ा कैंसर का ऑपरेशन करना पड़ा। तो ऐसा कोई उम्र नहीं है जिसमें कैंसर नहीं होता। ऑफकोर्स आमतौर पे कैंसर ये जनरली 40 साल के बाद दिखाई देता है, बट छोटे उम्र में भी हम लोगों ने कैंसर देखे हैं। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर समस्या लंबा चलती है तो आप कृपया करके सर्जन के पास जाइए, उनको दिखाइए, टेस्ट कीजिए, और निश्चिंत हो जाइए कि मुझे इनमें से कुछ बड़ी बीमारी नहीं है। बाकी सारा चीज के लिए तो मेडिसिन अवेलेबल है ना। हरे कृष्ण। और कुछ बचा है प्रभु जी? स्लाइड दिखाना। या ये मैं आपको जो एंडोस्कोपी, प्रभु जी 1 मिनट, ये एंडोस्कोपी, एक स्लाइड पहले जाइए। हरे कृष्ण। एक स्लाइड पहले, हाँ बस बस। तो जैसे यहाँ पे मैं दिखा, आपको सबको दिखाई दे रहा है ये स्क्रीन थियरी, दिखाई दे रहे हैं ना? Yes. हाँ हाँ ओके दिखाई दे। ओके। तो ये देखो, ये डॉक्टर यहाँ पे दिखाई दे रहे, इसको बोलते हैं अपर जी एंडोस्कोप, जो अन्नलिका, जठर और छोटा आंतरी का शुरू का भाग, जहाँ पे अल्सर्स हो सकते हैं, छाले, मतलब छाले हो सकते हैं, या आपका स्नायु अगर कमजोर है, हाइटस हर्निया, या कभी कभी स्टमक का भी कैंसर होता है, जिसमें लोग ब्लीडिंग करके आते हैं हमारे पास, मतलब खून खून का उल्टी हो रहा है। तो ये सारा चीज हमको पता चलता है। और ये नीचे का एंडोस्कोपी, जिसको कोलोनोस्कोपी कहते हैं, जो संडास की जगह से थोड़ा सा एनेस्थीसिया देके बड़ा आंतड़ी को देखते हैं। आगे बढ़िए प्रभु। नहीं देख रहा। उसके पहले का जो था ना, ये आगे का, ये आ रहा था इसे, स्क्रीन। हाँ। तो यहाँ पे आप हाँ, ठीक है प्रभु जी, पीछे पीछे जाइए, सॉरी। हाँ, तो यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है आपको, जो मैंने कहा था आपको, लीवर में पित्त बनता है, नली के जरिए वो छोटा आंतड़ी में आता है, और बीच रास्ते में ये गॉल ब्लैडर होता है ना। जो नॉर्मली गॉल ब्लैडर में स्टोन नहीं बनने चाहिए, पर जब भी स्टोन बनते हैं तो तुरंत उसका आपको उपाय करना चाहिए। ये लेप्रोस्कोपी, दूरबीन से जिसको बोलते हैं, या लेजर, आजकल लोग मिसनाम है, ये लेजर से होता है, लेजर नहीं होता है, ये दूरबीन से होता है। लेप्रोस्कोपी बोलते हैं उसको, मतलब दूरबीन से छोटा छोटा होल बना के, मिनिमल इन्वाजिव सर्जरी, मतलब जल्दी आप घर जा सकते हो, नेक्स्ट डे भी हम लोग घर में भेज सकते हैं। तो ये छोटा छोटा दूरबीन डाल के पूरा बेहोश करके किया जाता है। आगे
आपको से हम लोगों ने चर्चा की, देखो ये दूरबीन में आपको ये दिखाई दे रहा है, ये गांठ है, देखो बड़े अतड़ी में। हाँ, ये कैंसर की गांठ है, आगे चल के कैंसर की गांठ निकली। तो ये हमको तभी पता नहीं चलेगा बाहर से, लक्षण तो वही रहेंगे जैसे कि पाइल्स है, संडास में खून जाना, कभी कभी दर्द होना, बट हमको जाके डॉक्टर के पास से ये, जैसे मैं बोला, पाइल्स, फिशर और फिशुला इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, नहीं तो कैंसर। आगे बढ़ी। या तो ये सारा ट्रीटमेंट आपको डॉक्टर्स एडवाइस देते हैं, हम लोग एज अ सर्जन। एक तो कन्वेंशनल पहले जमाने में कट करके ऑपरेशंस किया जाता है, आज भी करते हैं, या कभी कभी लेजर्स यूज करके, है ना, लोगों को ये अभी आजकल ये फैड हुआ है। तो अर्थात कम से कम तकलीफ में जो होने वाला चीजें वो करना चाहिए, जिसमें हम लोग एक तो लेजर यूज करते, नहीं तो इंजेक्शन यूज करते, नहीं तो बैंड लगाते। अगर शुरू के स्टेज में आप आते हैं और शुरू के स्टेज में अगर पाइल्स है, ग्रेड 1 या 2 पाइल्स बोलते हैं हम लोग उसको, तो उसमें हम लोग, या ग्रेड 3, मतलब लेट टू लेट ग्रेड 3, इसमें हम लोग ये सब लेजर और इंजेक्शन यूज करते। अगर बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं पाइल्स, तो हम लोग ये स्टेपलर यूज करते। हाँ, वो भी एक अच्छा डिवाइस है जिसमें घाव नहीं होता है, अंदर के अंदर पाइल्स निकाले जाते हैं, और पाइल्स जो निकाले जाते हैं उसको बंद भी किया जाता है, मतलब घाव को अपने आप अंदर बंद किया जाता है। ये स्टेपलर का डिवाइस है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखो राइट साइड में यहाँ पे लिखा है हेमराइड्स इनसाइड स्टेपलर्स। तो ये सब न्यूअर टेक्नोलॉजीज है जिसमें कम से कम दर्द में आपको ये ऑपरेशंस होते हैं। तो इसलिए डरने की बात नहीं है कि अरे पाइल्स का ऑपरेशन होगा। तो कभी कभी ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, क्या होती है, अरे ऑपरेशन मत करो, कंट्रोल चला जाएगा, कभी ठीक नहीं होगा, वगैरह वगैरह। बट ये सब नहीं, ऐसा नहीं होता है कभी, बहुत रेयरली होता है ना। इसलिए आपको साइंटिफिकली ऑपरेशंस करना चाहिए। बहुत बार वो कभी कभी तंबू में जाके भी लोग ऑपरेशंस करते हैं सस्ते में, और फिर तकलीफ बढ़ जाती है। तो आजकल न्यूअर टेक्नोलॉजीज आए हैं जो कम से कम तकलीफ में बढ़िया आपको ऑपरेशंस करवाते हैं। एक तो लेजर, नहीं तो स्टेपलर। ऑफकोर्स अपेंडिक्स के बारे में हम लोगों ने चर्चा की, अपेंडिक्स के लिए दूरबीन से आजकल सारे ऑपरेशन ऑलमोस्ट दूरबीन से हो जाते हैं आजकल, कम से कम तकलीफ में। हाँ, जल्दी हम लोग घर जा सकते। यस, ये तो हम लोग ने चर्चा की है। ऑफ कोर्स अगर ये देखो, सॉरी, एक स्लाइड पीछे जाइए तो। हाँ, जैसे मैंने कहा कि आपका अगर वेट लॉस हो रहा है, बहुत लोग आते हैं कि भूख ही नहीं लगता है डॉक्टर साहब, और वजन कम हो गया है। हाँ, पिछले 3 महीने मेरा 10 किलो घट गया है, तो थोड़ा सा घंटी बजना चाहिए। अगर भूख नहीं लग रहा है, डाइजेशन बराबर नहीं हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, तो मुझे कैंसर तो नहीं। तो इसलिए डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको इन्वेस्टिगेट करेंगे, है ना। तो ये अतरी का कैंसर हो सकता है, स्वादुपिंड का, लीवर का, कुछ भी कैंसर हो सकता है। पेट के कैंसर ऐसे कि जो शुरू में पता नहीं चलते जब तक आप इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, और जब तक वो लक्षण पैदा करते ना, बहुत बार लेट हो जाता है। खास करके ऊपर अन्न नलिका का जो कैंसर होता है ना, बहुत बार मरीज लेट आते हैं। शुरू का क्या लक्षण होता है, मुझे निगलने में तकलीफ हो रही है, या पानी जाता है बट अन्न नहीं जाता है, या बहुत ज्यादा जलन होता है। तो मुझे लगता है ये सिंपल टेस्ट है एंडोस्कोपी, 5 मिनट में होता है, पर उससे हम लोग शुरू के स्टेज में अन्नलिका का कैंसर अगर पकड़ेंगे तो पूरी तरह से ठीक हो सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली 80% लोग 80% लोग जो अन्नलिका के कैंसर के लेट ही आते हैं, पता ही नहीं चलता है उनको। और जब तक ये डिफिकल्टी होना लगता है सॉल्व करने के लिए, तब तक वो लेट हो चुका है। तो इसलिए हमको जितना जल्दी जाके डॉक्टर को कंसल्ट करें उतना अच्छा है। यस प्रवीण, आगे बढ़िए। या कभी कभी अतड़िया, हाँ, ये तो एक चर्चा हम लोगों ने नहीं की कि कभी कभी अतड़ी जो है ना वो अतड़ी अटक जाते हैं अपने आप, या कोई बीमारी की वजह से, है ना। खास करके जिनका ऑपरेशन हुआ है, उस कुछ समय के बाद वो अतड़ी एक दूसरे को चिपक जाते हैं और अतड़ी अटक जाते हैं, जिसमें अचानक से पेट फूल जाएगा, उल्टियाँ शुरू हो जाएगी। फिर डॉक्टर बोलेंगे अरे आपका अतड़ी अटक गया, एडमिट होना पड़ेगा, नाक में से नली डालना पड़ेगा, है ना। और कभी कभी ऑपरेशन भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर हथेली अटकने के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें एक कारण एडेजेंस है ऑपरेशन के बाद।
एक कारण ट्यूमर है, कैंसर, एक कारण टीबी है जो आजकल बहुत कॉमन दिखाई देता है, टीबी, है ना, उसके वजह से भी अतड़ी छोटे हो जाते, अल्सर्स हो जाते, या कभी कभी अतड़ी फट भी जाते, है ना। तो ये सारा चीज जो है ये अतड़ी अटकने की वजह से होता है, इसको बोलते हैं बावेल ऑब्स्ट्रक्शन। प्रभु जी और कुछ बचा है? मुझे लगता है बहुत सारा चीज का नहीं, आगे बढ़िए आगे बढ़िए। ये हर्निया देखो अलग अलग, जो बाहर का हर्निया मैं बोला ना आपको, एक तो इंटरनल हर्निया जो इनसाइड होता है, ये दूसरा बाहर का हर्निया जो हमें दिखाई देता है, नाभि का हर्निया है उसके ऊपर, या जांग का हर्निया, है ना, अलग अलग। ठीक है प्रभु जी, हम लोगों ने या तो ट्रीटमेंट संक्षिप्त में है ये। तो मैं जो 3 चीज का है, डाइट, मेडिसिन और एक्सरसाइज, ये ट्रायंगल कभी भी नहीं भूलना है। कोई भी बीमारी में ये ट्रायंगल हमेशा रहता है। तो डाइट के बारे में हम लोगों ने चर्चा की, जल्दी खाना है, फ्रीक्वेंट मील्स लेना है, थोड़ा थोड़ा करके, भरपेट नहीं खाना है, एक्सेस कुछ भी अवॉइड करना चाहिए, एक्सेस स्पाइसी ऑयली, है ना, फ्राइड फूड्स एक्सेस में नहीं लेना चाहिए, फैटी फूड्स, है ना, समय पे खाना है, थोड़ा थोड़ा करके खाना है ना। तो ये हो गया डाइटरी मॉडिफिकेशन। अगर ऋतु के अनुसार खा सकते तो और भी अच्छा है ना। जल्दी खाना है, जल्दी सोना है, और एक्सरसाइज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, है ना। क्योंकि क्यों, एक्सरसाइज में योगा भी आ गया, जो हमको रिलैक्स करेगा, अपना जो स्ट्रेस है वो थोड़ा कम करेगा, अपना एक्सेस अगर चर्बी है वो कम करेगा, है ना। तो थोड़ा एक्सरसाइज तो बनता है, कम से कम वॉकिंग तो करना चाहिए, है ना। योगा कम से कम आधा घंटे के लिए सुबह शाम, प्राणायाम, है ना, पेट के भी बहुत सारे योगा है, इसमें भस्त्रिका प्राणायाम है, कपाल भारती है ना। तो ये थोड़ा सीख के हमको करना चाहिए, कम से कम आधा घंटा भी करेंगे तो हम लोग ये पचन संस्था को एकदम बढ़िया रख सकते हैं। अगर रोज कपाल भारती कम से कम 3 मिनट के लिए भी करेंगे, आपको शुरू में इतना आसान नहीं है, हम लोग आधा मिनट में 1 मिनट में थक जाते हैं, बट धीरे धीरे करके हम लोग कम से कम 3 से 5 मिनट, सिंपल एक्सरसाइज है कपाल भारती, आपने देखा रहेगा रामदेव बाबा करते हैं, है ना, ऐसा पेट अंदर लेके, है ना, बाहर सांस को फेंकना, बहुत बढ़िया, पेट के लिए सबसे लाभदायक एक्सरसाइज है ना। आपका कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी बहुत मात्रा में दूर हो जाएगा। तो ये भी एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, योगा, जिससे हम लोग स्ट्रेस रिलैक्स कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस इज वन ऑफ द मेजॉरिटी फैक्टर, है ना, ये सारे अतड़ी के शिकायत की। और जब भी जरूरत है तभी ऑफकोर्स डाइट के बारे में हम लोगों ने कहा, फाइबर रिच डाइट लेना चाहिए, हाँ, कर्ड और बटर मिल्क होना चाहिए, इवन दो इट इज अ फर्मेंटेड ये अपने अतड़ी के लिए बहुत बढ़िया है, जिसमें लैक्टो एसिड बैसिलस होता है ना। और ऑफकोर्स कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हमको अवॉइड करनी चाहिए, फ्राइड फूड, प्रोसेस फूड, ऑफकोर्स आजकल प्रोसेस फूड का जमाना है, मॉल में जाते तो हम लोग वही लेते हैं, तो इससे बच के रहना है, क्योंकि ये डेफिनेटली हमारे अतड़ी के लिए हानिकारक है। और पानी मैं बोल दिया, पानी आपको कम से कम 2 से 3 लीटर पीना है, हाँ, और वार्म वाटर पियेंगे तो अच्छा है, या नॉर्मल वाटर, फ्रिज का तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। अभी तो सर्दी का मौसम शुरू हो गया, बारिश का, बट हमको कैसा, गर्मी में हम लोग जैसे ही बाहर आते ऐसा लगता है अंदर आके पहला फ्रिज का बॉटल खोल के फ्रिज का ठंडा पानी पी लूं, सबसे हानिकारक है अतड़ी के लिए, सबसे हानिकारक, है ना। यस, फ्रेशली कुक्ड ऑफ कोर्स, सात्विक फूड जिसको हम लोग कहते हैं, कंज्यूम आपको 3 घंटे में कंज्यूम करना चाहिए। अगर आप सचमुच ही वैदिक लाइफस्टाइल से जीना चाहते हैं तो गरम गरम चीज खाना चाहिए, आइडियल, है ना। स्पाइसेस लाइक कुमिन, जिंजर, टर्मरिक अवॉइड। हाँ, जब भी कोविड आया था तो कोविड ने इंडियंस लोगों को इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं किया जितना बाहर के लोगों को किया। क्यों मालूम है? क्योंकि हमारे खाने में ये ऑलरेडी रहता ही है। हाँ, टर्मरिक रहता है, जिंजर रहता है कि नहीं। तो इसलिए दैट इज वेरी गुड, क्योंकि ये जो, क्योंकि कोविड का जो वायरस था वो गला ही पकड़ता था, है ना, कफ वात तक करता था, तो इससे हम लोग बच सकते हैं ना। तो थोड़ा स्पाइस होना चाहिए, बट इतना भी नहीं, प्रमाण प्रमाण उसका प्रमाण में होना चाहिए। ऑफ कोर्स हम लोग सब प्रसाद खाते हैं, आप लोग सब डिवोटी है,
तो सात्विक अन्न खाते हैं भगवान को अर्पण किया हुआ, तो वैसे भी कर्म से हम लोग दूर रहते ही है ना, और वैसे भी बीमारी से भी दूर रहेंगे, है ना। इट विथ माइंडफुलनेस एंड ग्रेटिट्यूड, है ना, भगवान के प्रति। अर्थात एक जगह पे मैं पढ़ा था, प्रसाद खाते मतलब क्या, भगवान की कृपा को हम लोग एक तरह से स्वीकार रहे हैं, प्रभु के साक्षात दर्शन, प्रसाद मतलब फूड, द प्रसादम इज नॉट डिफरेंट देन कृष्णा एक्चुअली। आपको प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में प्रभु जी हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा की है ना। ईट स्मॉलर फ्रिक्वेंट मील, है ना, हाइड्रेट वेल, दिस इज जस्ट टेक अवे मैसेज। डाइजेस्टिव इश्यूज आर कॉमन बट मैनेजेबल, है ना। तो हमारा जो अतिरिक्त की समस्या है कॉमन है, बहुत कॉमन है। तो खाने से रिलेटेड तो बहुत सारी चीजें बीमारियां है, ये कॉमन है बट मैनेजेबल है अगर हम लोग टाइमली अगर मेडिकल हेल्प लेते हैं तो। टाइमली लाइफस्टाइल चेंजेस, मेडिकल हेल्प, डोंट इग्नोर परसिस्टेंट प्रॉब्लम। अगर लंबे समय तक कुछ चल रहा है तो तुरंत डॉक्टर को जाके दिखाइए। फॉलो क्लीन एंड नरिशिंग डाइट एंड सीक अ सर्जन हेल्प व्हेन एडवाइज। हरे कृष्ण। किसी के प्रश्न है तो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। ऑन बिहाफ ऑफ भक्ति विधान हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हम लोग आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। सुबह सुबह मुझे लगता है आपका जपा का टाइम हम लोगों ने लिया है, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। किसी का प्रश्न रहेगा? अच्छा, एक काम करते, हाथ बहुत सारे ऊपर है, एक एक करके लेते। एक मिनट। किसी ने बहुत पहले से ये एक सवाल पूछा था। हाँ, एक माता जी, उन्होंने सवाल पूछा था, लैट्रिन नहीं होता, बहुत टाइम तक बैठना पड़ता है, बहुत कड़क होता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? मुझे लगता है मेरे टॉक में ये ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ। पानी का प्रमाण कम लेते होंगे आप, या समय पे अगर बराबर से खाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन से हम लोग बच सकते हैं। और आपके खाने में फाइबर्स ज्यादा होने चाहिए। जिनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, हाँ, तो उनके लिए मेरी सलाह ये है कि आप ज्यादा ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स ले लीजिए, है ना। और अगर बहुत ज्यादा समस्या है और आपको लैट्रिन करते समय दर्द हो रहा है, दर्द की वजह से आप लैट्रिन कर नहीं पा रहे, तो डॉक्टर को जाके दिखाइए, शायद आपको फिशर हो सकता है ना। तो सर्जन्स को जाके दिखाइए, चेक करते हैं हम लोग छोटा सा दूरबीन डाल के, तो उसमें पता चलता है हमको। ठीक है। यस, मानसी राधा माता जी, अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडक प्रणाम। ठीक। प्रभु जी, पहला तो ये है कि जैसे एनेस्थीसिया लेते हैं थोड़ा सा, मतलब जैसे अभी दांत का चल रहा था, उसका कुछ मतलब साइड इफेक्ट्स रहता है क्या? जैसे हाँ, एसिडिटी वगैरह, मुझे ऐसा लगा थोड़ा। हो सकता है, क्योंकि जो कभी कभी दांत का बोल रहे हैं ना, दांत का ट्रीटमेंट बोल रहे हैं ना, हाँ हाँ, हाँ तो जी। उसमें वो लोकल इंजेक्शन देते हैं ना, कभी कभी वो इंजेक्शन चला जाता है, थोड़ा सा खट्टा रहता है, तो उसकी वजह से एसिड, तो एसिड बढ़ने के लिए क्या, कोई भी थोड़ा सा इधर उधर अलग चीज अगर खाते तो तुरंत एसिड बढ़ सकता है। यस, पॉसिबल है, जी। पॉसिबल है। यस। और दूसरा का प्रश्न ये है कि जैसे मेरा मतलब सर्जरी हो चुका है एक, तो मतलब जो आंतड़े आपने बताया ना अभी कि ऐसा निकलते हैं फिर एक्स्ट्रा होता है, हम्म, तो हर्निया भी, हर्निया हाँ। आंतड़ियाँ, हम्म, उसका सर्जरी हो चुका है, प्लस अच्छा। अपेंडिस। हम्म, हाँ, अपेंडिस। हाँ, हम्म, और राइट ओरी रिमूव करी हुई है। ओके। हाँ, इतने सारे पेट के प्रॉब्लम्स, तो मुझे क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए इसके लिए? देखो, मतलब जब लेती हूँ, पर तो भी आप एक सजेस्ट हाँ करो। हाँ, तो कैसे है ना, जब इतने सारे ऑपरेशन हो जाते हैं ना, तो पहले जमाने में शायद हुए रहेंगे, आजकल तो दूरबीन से होते हैं, तो उससे क्या होता है ना, आप दूरबीन से होते तो इतना तकलीफ नहीं होता है, बट पहले जमाने में बड़ा लंबा चीरा कट करके किया जाता था, तो उसमें क्या होता है कि स्नायु कमजोर हो जाते हैं, तो दोबारा हर्निया होने की डेफिनेटली संभावना रहती है। और दोबारा नहीं होने चाहिए हर्निया अगर आपको, तो कॉन्स्टिपेशन से बचना चाहिए आपको, मतलब कड़क संडास होने से बचना चाहिए। इसलिए मेरा एडवाइस ये है कि ज्यादा वजन वाला चीज मत उठाओ जिससे पेट का प्रेशर बढ़े। कॉन्स्टिपेशन अगर है तो उसके लिए ट्रीटमेंट ले लीजिए, ताकि जोर करना नहीं पड़े मोशंस के लिए। और हल्का फुल्का खाइए जिससे पेट साफ रहेगा। बस अगर आप जो डाइटरी एडवाइस हम लोगों ने अभी चर्चा की, अगर आप
वो करते हैं तो मुझे लगता है कि ये रिकरेंस होने से बच सकते हैं। ठीक है। जी। यस। अभी कभी मतलब पहले ऐसा गैस एसिडिटी जैसा नहीं लगता था, पर अभी फिलहाल में जो ये चल रहा है ना, तो इस महीने में मंथ में काफी कुछ ऐसा मुझे हो रहा है। हालांकि खाना तो नॉर्मल ही चल रहा है। एक बार एंडोस्कोपी करवा लीजिए, ओके। या एक बार सोनोग्राफी करके भी देख लेना, और तो कोई गड़बड़ नहीं है। अच्छा। मतलब एटलीस्ट दो चीजें, एक तो सोनोग्राफी करो जो आराम से हो जाता है, और एंडोस्कोपी देखिए, कोई सर्जन या कोई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट रहेंगे तो एंडोस्कोपी 5-10 मिनट का प्रोसीजर है, उससे बहुत सारा चीज पता चलता है। और मेरी सर्जरी वो नॉर्मली हुई है, दूरबीन की नहीं है। हाँ मालूम है, इसलिए बोल रहा हूँ आप थोड़ा सा हम्म, स्नायु कमजोर हो जाते हैं कट जी। करने की वजह से, तो उससे थोड़ा रिकरेंट हर्निया होने का चांसेस रहते हैं, तो बचिए उससे। ठीक। एक थैंक दो मैसेज आए। दीपिका पालीवाल माता जी, आपका सवाल पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंड। मेरा एक्चुअली प्रभु जी गॉल ब्लैडर की सर्जरी हो चुकी है, तो मुझे सर्जरी होने के पहले भी पेट फूलना ये प्रॉब्लम थी, पर अभी मुझे ऐसे लगता है कि सर्जरी के बाद भी कहीं न कहीं ये प्रॉब्लम थोड़ी लगती है, और सर्जरी भी मेरी बॉडी में पैर की काफ़ी हो चुकी है। तो ओके। मुझे दालें अवॉइड करनी चाहिए कि क्या करना चाहिए? दाल के प्रति मैं खा सकती हूँ कि नहीं खा सकती हूँ? देखो कैसा है ना, ये हुँ, आपको ही डिसाइड करना है कि क्या चीज खाने की वजह से मेरे को तकलीफ बढ़ती है, उससे बच के रहना है ना। तो वो तो आप ही जज कर सकते हो। दूसरा चीज, आपने बोला कि आपका गॉल ब्लैडर का सर्जरी हो चुका है, राइट। हुँ, तो हुँ, फैटी फूड से आपको रिस्ट्रिक्ट करना है, मतलब बंद मत करना है, बट फैटी फूड में ऑयल, घी वगैरह कम मात्रा में लेना है। और ये सारा चीज जो मैंने कहा कि थोड़ा थोड़ा करके खाना है। देखो गॉल ब्लैडर नहीं है मतलब फैटी फूड डाइजेशन का इशू रहेगा आपको, तो इसलिए लेट नाइट अवॉइड करना चाहिए, भरपेट में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके खाइए। अगर आप इतना करोगे, और एक आध अगर ज्यादा ही समस्या हो रही तो एंटासिड चालू रखिए, एक आध मेडिसिन मतलब खाने से पहले बिफोर मील, वो एंटासिड्स आपको दिया ही रहेगा ये डॉक्टर्स ने, तो कभी कभार ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और अगर बहुत ही ज्यादा समस्या है तो एक बार जाके एंडोस्कोपी कर लो, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि दोनों के लक्षण सेम होते हैं। आपको ऑलरेडी गॉल ब्लैडर का सर्जरी हो चुका है, फिर भी अगर आपको समस्या है तो एक बार एंडोस्कोपी करके देख लीजिए, शायद आपको हाइटिस हर्निया हो सकता है, या अल्सर्स वगैरह हो सकते हैं। ठीक है ना, थैंक यू। जरूरत पड़े तो एंटासिड ले लीजिए। हरे हरे मनोज कृष्णा कुमार प्रभु जी। साहू जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जैसे बोलिए। आपने स्टोन के बारे में बताया, तो हमने अपनी बेटी को, उसको भी पेट में दर्द होता था, तो प्रभु जी उसको चेक करवाए तो कहा कि इसको स्टोन हो गया था, स्टोन की प्रॉब्लम। तो प्रभु जी जब गए तो चेक कराए तो उसको स्टोन नहीं निकला था। तो फिर डॉक्टर बोले कि कई बार ऐसा होता है कि वो तो अपने आप से मतलब निकल जाती है पानी वगैरह पीने से। पर प्रभु सेकंड टाइम भी उसको यही प्रॉब्लम है, तब भी चेक कराए प्रभु जी तो मतलब निकला नहीं। पर क्या कहते हैं, उसको दर्द होता है प्रभु जी, तो डॉक्टर यही कहते कि निकल गई होगी। तो प्रभु जी इसके लिए क्या करना चाहिए? 21 ईयर्स की है मेरी बेटी प्रभु जी। कोई बात नहीं। अभी मैं आपको कहता हूँ, आमतौर पे ऐसा लगता है लोगों को कि स्टोन मतलब सारे स्टोन से नहीं। पित्त का थैली का पथरी और किडनी का या गुर्दे का पथरी अलग है। पित्त का थैली का पथरी जो हम लोग ने चर्चा की, आज गुर्दे का पथरी का विषय नहीं था इसलिए चर्चा किडनी नहीं का किया, बट हाँ, तो किडनी का पथरी, यस, या गुर्दे का पथरी। तो अभी ये आज चर्चा का विषय नहीं था, फिर भी आपने पूछा इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि किडनी का पथरी जो है वो कॉमन है। दूसरा कॉमन स्टोन्स, पहला तो मैंने कहा कि गॉल ब्लैडर स्टोन जिसकी आज हमने चर्चा की, जो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं या फैटी फूड खाने की वजह से, और किडनी के स्टोन जो है वो कैल्शियम की वजह से बनते हैं या पानी कम पीने की वजह से। अभी आप जो कह रहे हैं ना कि स्टोन निकल गया होगा, ये किडनी का स्टोन है, गॉल ब्लैडर का स्टोन निकलता नहीं है। इसलिए गॉल ब्लैडर के स्टोन के लिए जैसे ही बन जाते हैं उसको गॉल ब्लैडर के साथ निकाला जाता है, आप समझ रहे। बट किडनी के स्टोन के लिए किडनी नहीं निकाली जाती, क्योंकि वो कैल्शियम बढ़ने की वजह से स्टोन्स बनते हैं। तो इसलिए उसको शुरू में आपको दवाइयाँ दी जाती है ताकि वो स्टोन पिघल जाए, पाउडर बन जाए और पेशाब के रास्ते से निकल जाए। गॉल ब्लैडर के स्टोन, मैं दोनों का कंपैरिजन बता रहा हूँ आपको। गॉल ब्लैडर के स्टोन निकलते नहीं है, पड़े रहते हैं गॉल ब्लैडर में, या कभी कभी नली नली में जाके फंस जाते और जॉन्डिस करते, तो इसलिए उसको जल्दी से जल्दी निकालना चाहिए। हाँ, बट किडनी के स्टोन
शुरू में निकालने की जरूरत नहीं है। कभी कभी अगर वो अटके हुए है, अचानक हमको पता चलता है बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मतलब पेशाब भी नहीं हो रहा है कभी कभी, या बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो जनरली वो किडनी के स्टोन्स होते हैं। वो दवाई के बाद शायद निकल सकते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है अगर वो अटक के रहेंगे या किडनी में ज्यादा सूजन रहेगा तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं दूरबीन से उसको निकाल दो। पेशाब के रास्ते से दूरबीन डाल के निकल जाता है। और किडनी का स्टोन कैसा है, क्योंकि किडनी निकाली नहीं जाती है तो दोबारा होने के चांसेस होते हैं। गॉल ब्लैडर का स्टोन जनरली दोबारा नहीं होते क्योंकि गॉल ब्लैडर के साथ निकाला जाता है फाइनल। बट किडनी का स्टोन जिनको टेंडेंसी है ना, उनको बार बार बन सकते हैं। आलू तो लाना है इसलिए क्या? तो बार बार बन सकते हैं, इसलिए आपको आलू खत्म पानी हो ज्यादा गया? एक मिनट है, कोई तो आलू? बीच में बोल रहा है। हरे कृष्ण। सॉरी। तो तो किडनी के स्टोन जो है बार बार बन सकते हैं, तो इसलिए आपको पानी ज्यादा पिलवाना चाहिए। बेटी को कहो पानी ज्यादा पीना है ना। जनरली अभी इतने बिजी लोग रहते पानी पीना ही भूल जाते, या एसी में काम करते हम लोग। हमारा सारा ऑफिसेस कंपनी आजकल स्कूल भी एसी हो गए, तो प्यास नहीं लगती है। तो पानी पीना जरूर है, 2 से 3 लीटर। अगर स्टोन बनेंगे भी तो भी निकल जाएंगे, ठीक है ना। और डाइटरी मॉडिफिकेशंस करने हैं, जैसा यहाँ पे मैं बोला गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए फैटी फूड आपको रिस्ट्रिक्ट करना है। और वहाँ पे किडनी स्टोन्स अगर है बच्ची को तो छोटे बीज के जिसमें कैल्शियम होते हैं, छोटे बीज की सब्जियां रिस्ट्रिक्ट करनी है, या मिल्क प्रोडक्ट भी ज्यादा नहीं लेने हैं जिसकी वजह से कैल्शियम बढ़ता है। और अगर ज्यादा जरूरत है तो डॉक्टर के पास जाके वापस दोबारा जांच कर लेना, ठीक है। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक आशा क्वेश्चन और अग्रवाल था। जी, आपका सवाल पूछिए। ठीक है, ठीक हरे ठीक कृष्ण। ठीक हाँ, प्रभु जी और क्या कुछ मुझे बोल, हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी बहुत मतलब कि मेरे को बहुत टाइम से एसिडिटी है, तो आपने जो अभी मुझे कहा ना कि गॉल ब्लैडर में पथरी हो सकती है, इसी कारण हो सकता है। मैं मेडिसिन लेती हूँ, ठीक हो जाती हूँ, फिर मंथ में फिर वापस एक बार हो जाती है, तो उसके लिए करवा मुझे लीजिए, करवा लीजिए, कम से कम सोनोग्राफी करवा लीजिए आप। तो सोनोग्राफी में किसी गॉल ब्लैडर के स्टोन्स पता चल जाएंगे आपको, ठीक तो है। प्रभु जी उसके हाँ, लिए कौन से डॉक्टर के थ्रू करवाऊँ सोनोग्राफी की ऐसे ही? अभी आजकल के आप खुद भी जाके कर सकते हो, बोलना है मुझे पेट का सोनोग्राफी करना है, कर देंगे। फिर उसको दिखाएंगे, दिखाने के लिए तो डॉक्टर चाहिएगा। हाँ तो दिखाओ ना। अगर आपको डायरेक्ट जाके सोनोग्राफी करना है कर सकते हैं, अगर डॉक्टर को दिखाएंगे तो और भी बढ़िया है। डॉक्टर से लिखवा लीजिए कि मुझे सोनोग्राफी करना है पेट का। वैसे भी तो प्रभु सोनोग्राफी के दुकान तो बहुत सारे रहेंगे आपके हाँ, इलाके में, जाके डायरेक्टली भी करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको पता प्रभु जी हो सकता है कि एसिडिटी का कारण ये हो बहुत लंबे समय से। तो एक बार दिखा दीजिए सर्जन्स को या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को, जो आपके दूरबीन का भी जांच करेंगे। किसी ने तो अभी एक सवाल पूछा था यहाँ पे कि दूरबीन का प्रोसेस बहुत पेनफुल होता है क्या। नहीं होता है, मन में पेन होता है, मन में डर लगता है। अरे दूरबीन डालेंगे मुंह से, मेरी जान मतलब मेरा सांस तो अटक नहीं जाएगा ना, मतलब हमारे पास भरे जाते हैं, ये सब डाउट रहते हैं मन में। दर्द तो नहीं होगा ना, दर्द बिल्कुल नहीं होता है एक्चुअली, डर रहता है मन में। जो ऊपर का दूरबीन का बात कर रहा हूँ, नीचे के दूरबीन के लिए तो वैसे भी आपको डॉक्टर भी बेहोश करेगा, बट ऊपर के दूरबीन के लिए लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, बेहोश नहीं किया जाता। जरूरत नहीं है बेसिकली, करना है तो कर भी सकते हैं, बट जरूरत नहीं है, समझे कि नहीं। तो गले में सिर्फ निगलते समय आराम से निगलने के लिए एनेस्थीसिया दिया जाता है। देखो सिंपल चीज है, हम लोग खाना कैसे खाते हैं, वही रास्ते से दूरबीन जाते हैं, जबान पे रखते हैं निगलते हैं। खाना खाते समय थोड़ी दर्द होता है, तो उसी तरह दूरबीन जाती है, खाने के बदले में दूरबीन जाती है। इसलिए अगर डर में, अगर मन में डर है तो निकाल दीजिए, सिंपल प्रोसीजर है, करवा लीजिए अगर किसी को करना है, ठीक है ना। प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। ये जो सुबह सुबह उठते से डकार आती है, से अ होती है, तो ये क्यों होता है ऐसा? आप कितना बजे बात रात को खाते हैं? रात में 9 बजे। जल्दी कीजिए। सोते कितना बजे आप? सोते 10 बजे। नहीं चलेगा, बहुत कम गैप है। एक तो खाना जल्दी खाइए, और खाने हाँ और सोने के बीच में 1.5 से 2 घंटे का अंतर रखिए। और रात हाँ का भरपेट बिल्कुल नहीं खाइए, थोड़ा सा, 1-2 चपाती हाँ। सब्जी बस, थोड़ा सा, बिल्कुल मतलब ऐसा लगना चाहिए कि और मैं खा सकता हूँ, रोक हाँ, लेना। रात को बिल्कुल कम खाएंगे ना तो आपको ये सारा हम्म। समस्या नहीं होगा। और ऑफ कोर्स एक आध एंटासिड अगर जरूरत है तो लेना पड़ सकता है, एसिडिटी का गोली लेना पड़ सकता है, वो खाने से पहले लेना पड़ेगा, तो मतलब डकार ये है ना। एंटासिड, नॉर्मली खाने के कारण। हाँ
ये सब चीज हम लोग ने अभी चर्चा की ना, क्यों होता हाँ। है ये डकार, एसिड बढ़ने की वजह से होता है ना। अगर जरूरत है, अगर बार बार आ रहे तो एक बार एंडोस्कोपी करवा लीजिए, ठीक है ना। ठीक ठीक। हम्म, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ मोहित से सवाल पूछिए जी। हेलो। बोलिए बोलिए बोलिए, सुनाई दे रहा है, आप प्रभु जी हरे कृष्णा। बोलिए। मेरे दोपहर के खाने के बाद में और रात के खाने के बाद में गैस बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, दोपहर के खाने के बाद आप तुरंत सोते हो क्या? नहीं सोते नहीं है, बैठ जाते हैं। अच्छा, तो बेसिकली एक तो चीज है जो हम लोग मतलब घूम फिर के वही सवाल है आपका। बेसिकली क्या है ना, भरपेट नहीं खाना चाहिए, एक तो नहीं, चीज। दो रोटी खाता हूँ। तीन अच्छा, रोटी की भूख लगती है तो दो ही रोटी खाता हूँ। ओके ओके। तो अगर आपको लग रहा है कि आप ज्यादा लिमिट में खा रहे, या ज्यादा तीखा तेल वाला वगैरह नहीं खा रहे, और फिर भी अगर एसिडिटी होती है, तो आपको डेफिनेटली एंटासिड लेना पड़ेगा। अगर लंबा समय से है आपको ये समस्या, तो एक बार एंडोस्कोपी भी करवा लीजिए। एंटासिड लेना पड़ेगा अगर समस्या है तो। कभी कभी दिन में 2 बार भी एंडोस्कोपी करवानी एंटासिड, जरूर एंडोस्कोपी करवानी जरूरी है क्या? लंबा समय से है, अगर एसिड एंटासिड से अगर कम नहीं, आप दवाई ले रहे हैं ऑलरेडी? हाँ हाँ, दवाई ले रहे हैं। कितना समय से ले रहे हैं? दवाई तो हो गया 8-10 साल। तो अगर दवाई लेने के बाद अगर 8-10 साल से दवाई ले रहे हैं, बट जांच कुछ भी नहीं हाँ, किया? डॉक्टर को दिखाते हैं, वो टेबलेट दूसरी लिख देते हैं, एंटी नहीं नहीं प्रभु जी, एसिड की। देखो इसलिए तो हम लोगों ने आज का चर्चा का विषय वही है। नॉर्मल डॉक्टर को हम दिखा के केवल एंटासिड्स खा देते हैं, और समस्या अगर ठीक नहीं हो रही तो स्पेशलिटी डॉक्टर को दिखाओ, सर्जन्स को दिखाओ। स्पेशल को भी दिखाया, लेकिन वो दवाइयाँ से कुछ फायदा नहीं नहीं हुआ। नहीं, कौन सा स्पेशल को दिखाया? सर्जन्स को दिखाया आपने, या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाया? गैस्ट्रोलॉजिस्ट मयंक तो कबूतर उन्होंने वाला। तो उन्होंने एंडोस्कोपी नहीं एडवाइस किया? ऐसा हो ही नहीं सकता है। एंडोस्कोपी का बोला था, लेकिन मैंने करवाया नहीं। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ आपको। तो करवा लीजिए प्रभु जी, सिंपल रहता है, 5 मिनट 10 मिनट में हो जाता है, बट बहुत सारा चीज आपको पता चल जाएगा उसमें। करवा लीजिए। करवाया। हाँ, हरे करवा कृष्णा लीजिए। प्रभु जी। यस, कौन बोल रहे हैं? धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि हमें उठने के कितने घंटे बाद मतलब भोजन कर लेना चाहिए, ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए? उठने के कितने घंटे के बाद ऐसा कुछ रूल्स नहीं है कितना प्रभु जी। मिनिमम टाइम मतलब कितना ऐसा कुछ उठने से और ब्रेकफास्ट करने से कोई ऐसा ये नहीं है संबंध, बट जनरली ड्यूटी होने के नाते हम लोग जल्दी उठते हैं, हमारा मैक्सिमम जपा जो है वो करते हैं, और उसके बाद आप जी जी। कभी भी ले सकते हो। ऐसा कुछ उठने के बाद आधा घंटे में 1 घंटे में ऐसा कुछ नहीं है, बट जनरली हम लोग तो अपना सारा पूजा अर्चा वगैरह करने के बाद ही तो लेते हैं। मतलब मैं तो हाँ जनरली 8-9 बजे ले लेता हूँ, मतलब हाँ। ऑफिस में जाने से पहले। मतलब वो आप डिसाइड कीजिए। देखो, दो कैसा है ना, 2 मील के बीच में कम से कम 3-4 घंटे का अंतर तो होना चाहिए, ये ध्यान में रखिए। ओके। हाँ, मतलब ये तो डेफिनेटली है, 2 मील के बीच में जी तीन प्रभु चार जी। घंटा मिनिमम होना चाहिए, एकदम ज्यादा लंबा समय जी भी नहीं प्रभु जी। होना चाहिए, है ना। ओके। तो इसलिए कम से कम दो प्रभु जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन। हाँ बोलिए, जी। बोलिए बोलिए। और प्रभु जी, दूसरे क्वेश्चन था कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये तीनों में हमें किस तरह का खाना लेना चाहिए? जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट हेवी होना चाहिए, जो डिनर है वो लाइट होना है। हाँ, देखो कैसा है वो, अभी हमारा जो पहले से आदत है, वो तो अभी तुरंत चेंज करना डिफिकल्ट है। जनरली हम लोग देखो ब्रेकफास्ट में हेवी मतलब बेसिकली भरपेट। भरपेट मतलब एकदम भी ऐसा नहीं, भरपेट का मतलब ये मत समझिए कि अरे अभी तो आपने करा कि भरपेट नहीं खाना चाहिए। मतलब अच्छा खासा, क्योंकि अगर आपने रात को थोड़ा सा खाया है तो दूसरे सुबह सुबह आपको भूख तो लगेगी, है ना। तो एटलीस्ट जी सेटिस्फेक्शन होने तक तो खाना चाहिए, भरपेट नहीं खाइए। पर उसमें अभी लोग देखो, अभी अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं ब्रेकफास्ट में जनरली एक तो पोहा, उपमा, ये सारा चीज लेता हूँ, या चपाती सब्जी खाता हूँ। फिर लंच में जनरली हमारे जो 3-4 आइटम है, दाल सब्जी रोटी, है ना, चावल, है ना, है ना। कुछ कुछ लोग 2 बार जो लोग खाते हैं, वो पूरा ये जो मैं मील कहा ये खाते हैं सुबह, फिर शाम को लाइट खाते हैं।
क्या खाना है उसके लिए तो मैं एडवाइस नहीं कहूँगा, जो आप रेगुलरली खा रहे हो वही खाइए, है ना। ब्रेकफास्ट के लिए जो बना है घर में, जो माता जी लोग बनाते हैं वो खाइए, बट भरपेट मत खाइए एकदम। यहाँ तक ऐसा नहीं कि अरे गले तक खाया है हम लोगों ने, ऐसा नहीं। थोड़ा खाली रखिए, और ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में कम से कम 3-4 घंटे का अंतर तो रखना ही चाहिए मिनिमम, और लंच और डिनर के बीच में उस हिसाब से खाइए। इतना मैं कहूँगा कि डिनर आपका एकदम लाइट होना चाहिए। तो आपको अगर रोटी सब्जी खानी है, या दाल चावल खाना है रात को, या दाल रोटी खानी है, वो आप डिसाइड कीजिए, बट कम खाइए। मेरा कहने का मतलब है प्रमाण के बारे में। एग्जैक्टली ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको ब्रेकफास्ट को यही खाना चाहिए, लंच को यही खाना चाहिए। जो आप रेगुलरली खा रहे हो घर में, जनरली 3 मील तो लेते हैं हम लोग, राइट। ब्रेकफास्ट लेते हैं, लंच लेते हैं, डिनर लेते हैं, है ना। कृष्ण प्रभु तो जी। सोनम गुप्ता माता जी, आपका सवाल पूछिए। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि प्रेगनेंसी में मतलब जो गैस होता है और मेन एसिडिटी होती है, हम्म तो उसमें क्या करें? उसमें तो खाना भी कम रहता है, फिर भी एसिडिटी हो जाती है। कभी हाँ, कभी नहीं भी होती, पर ज्यादातर होती बराबर बराबर। एक्चुअली प्रेगनेंसी का ना थोड़ा सा अलग डिस्कशन है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ना माता जी फिजियोलॉजिकल चेंजेस बहुत होते हैं बॉडी में। बॉडी में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, तो उसके वजह से भी ना ये एसिड बढ़ जाता है। कुछ कुछ हार्मोन्स है जिसके वजह से कॉन्स्टिपेशन भी होता है, और ये प्रेगनेंसी में उसका एक अलग फिजियोलॉजी है। और दूसरा चीज, जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है तो क्या होता है, उसका प्रेशर भी अतरी के ऊपर आता है। तो इसलिए शुरू शुरू में अगर पहला प्रेगनेंसी है आपका, तो बहुत सारा नॉजिया सेंसेशंस भी होता है ना, वोमिटिंग वगैरह होना। तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड अलग मेडिसिन डॉक्टर एनीवे आपके देंगे, जो आपके गायनेकोलॉजिस्ट है। बट अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो एंटासिड्स तो देंगे ही देंगे आपको। और कॉन्स्टिपेशन के लिए शुरू शुरू के स्टेज में प्रेगनेंसी में आपको लैक्सेटिव नहीं दिए जाते, पेट साफ करने के दवाई नहीं दिए जाते। बट आगे चल के बाद में दे सकते, क्योंकि शुरू में नहीं देंगे डॉक्टर्स आपको। डाइटरी मॉडिफिकेशंस, पानी ज्यादा पीना, गुनगुना पीना, फाइबर डाइट, फाइबर्स ज्यादा लेना, ये सब बताएंगे आपको, वो आपको करना है ना। है। जी जी। स्पाइसी ऑयली ज्यादा नहीं लेना है बस। और क्योंकि प्रेगनेंसी में देखो, प्रेगनेंसी में ज्यादा मेडिसिन आप नहीं ले सकते, उसका परिणाम जी। बच्चे के ऊपर हो सकता है। तो जितना हो सके उतना डाइटरी मॉडिफिकेशंस करके चला लीजिए। बहुत ज्यादा तकलीफ है तो मेडिसिन ले सकते और एक प्रश्न है प्रभु जी, मेरे प्रभु जी को खराटे आते हैं, मतलब हैं। तो इसका क्या कारण है मतलब? कराटे के आज विषय नहीं है माता जी, बट फिर भी आपने बोला है तो हम लोग बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं इसका। कराटे होने का एक तो ऑफ कोर्स डाइजेशन से संबंधित है। अगर लेट नाइट खा रहे, ज्यादा फैटी फूड खा रहे, अगर ओबेज है, थोड़ा हमारा वजन ज्यादा है, तो भी हमारा ये जो क्या बोलते हैं उसको, सॉफ्ट पैलेट है ना, जो जिसको पड़जिप कहते हैं, जी। सॉफ्ट पैलेट, उसका वजन बढ़ता है, वो जाड़ा हो जाता है। और वो कभी कभी क्या करता है, सांस के नली में रुकावट करता है, जिसकी वजह से खराटे का आवाज आता है। तो डॉक्टर आपको जनरली कहेंगे कि थोड़ा फैट कम कीजिए, चर्बी कम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए। और अगर बहुत ही ज्यादा तकलीफ है तो डॉक्टर को जाके दिखाइए, क्योंकि कराटे का आगे चल के क्या हो सकता है, आगे चल के वो आपका ब्रेन का ऑक्सीजन लेवल कम करके कभी कभी नुकसान कर सकता है। जिनको ये होते हैं ना, क्या बोलते हैं जी उसको, जी। लकवा मारना वगैरह, ये बहुत कॉमन है। ब्लड का सर्कुलेशन कम होने की वजह से हार्ट अटैक आने की भी संभावना होती है। तो बेसिकली अगर आप डाइट, जो हम लोगों ने अभी तक चर्चा की, डाइट मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज, और जब भी जरूरत है तभी मेडिसिन, अगर ये करेंगे ना तो ये सब होने से बच सकते हैं। यस, और हरे किसी, कृष्णा बोल रहा हूँ। यस, हरि कीर्तन प्रभु। हरे कृष्णा बोल रहा हूँ। बोली बोली। प्रभु जी, एक्चुअली मेरे दोनों हाथों में लाइपोमा की थोड़ी प्रॉब्लम है प्रभु जी। चर्बी की गांठ है ना, चर्बी हाँ की हाँ गांठ। जी प्रभु जी। हाँ, उसको लाइपो मतलब चर्बी की गांठ, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बीमारी है जिसमें ना पूरा बॉडी में चर्बी के गांठ हो सकता है। जी मल्टीपल प्रभु जी। लाइपोमाटोसिस कहते हैं उसको। जनरली कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर गांठें बड़े हैं, खास करके पीठ पे है,
और तकलीफ दे रहे हैं तो डेफिनेटली उसको निकाल दीजिए। अदरवाइज ऐसे ही पड़े रहेंगे, कुछ तकलीफ नहीं देंगे। एक्चुअली पेन वगैरह कुछ नहीं होता है, छोटी छोटी गांठें हैं मतलब हाथों कुछ में नहीं, दोनों। आपने मैसेज भेजा, मैं पढ़ा, कुछ नहीं करने की जी जरूरत है। बट एक बार अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ी गांठें है तो जाके दिखा दीजिए डॉक्टर्स को, जो भी नजदीक के सर्जन है उनको। कभी कभी ना हम लोग ये लाइपोमा का ऑपरेशन कॉस्मेटिक पर्पस के लिए करते। लोग आते हैं हमारे पास, अरे ये हाथ पे आए, अच्छा नहीं दिखता है, निकाल दीजिए उसको, बस। और बाकी बहुत रेयरली उसको आगे चल के कैंसर बनता है। ऑफ कोर्स जो पीठ पे गांठें होते हैं वो कैंसर बनने की संभावना होती है, खास करके बड़े गांठी है, पीठ पे है। अदरवाइज कुछ तकलीफ नहीं देते, ऐसे ही पड़े रहेंगे, नो प्रॉब्लम। जी अनीता सर, यादव थैंक माता यू जी, सर। आपका सवाल पूछिए। मुझे मालूम नहीं है कितना टाइम है। हरे हरे कृष्ण प्रभु वी जी। विल टेक ओनली मैं सर 2 more questions, that's it. ओके ठीक है, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी मेरा ये है कि मतलब गैस बहुत होती है, मतलब पेट पे ना अपने आप फूलने लगता है, और कुछ समझ में ही नहीं आता कि ये क्यों होता है ऐसा। आज हम लोग ने चर्चा की ना उसकी, आप थे शुरू से आपने सुना। हाँ हाँ प्रभु जी। तो पेट फूलने का वही मतलब, एक तो गैस बनना, पेट फूलना मतलब गैस बनना, या डाइजेशन ठीक तरह से अगर नहीं होता है तो भी पेट फूल जाता है। तो मुझे लगता है अगर ये समस्या आपको लंबा समय से है तो एक बार जाके डॉक्टर को जरूर दिखाना है। वो डॉक्टर्स आपको ये हाँ, बोलिए। ये मतलब ये अभी हुआ है, मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ, तो मतलब अभी हुआ है, ज्यादा अच्छा, टाइम तो से। आप डाइट थोड़ा सा, अगर ज्यादा टाइम नहीं हुआ है तो थोड़ा डाइट मॉडिफिकेशन करके देखिए। जैसे मैंने कहा कि जल्दी खाना, जल्दी सोना, भरपेट नहीं खाना, है ना, टाइम टू टाइम, समय पे खाना, समय पे सोना, ज्यादा तीखा तेल वाला नहीं खाना, चर्बी का ज्यादा नहीं खाना, है ना, फाइबर्स डाइट, फाइबर्स मतलब ग्रीन लिपी वेजिटेबल्स का समावेश होना अपने खाने में, ये सब अगर मॉडिफिकेशंस करके देखिए, शायद इससे ही आपको आराम हो सकता है। नहीं होता है तो डॉक्टर्स को जाके दिखाना। ठीक है प्रभु अरे, हमें सत्र का आखिरी सवाल लेते हैं। मधुसूदन जी, सवाल पूछिए। हरे कृष्ण बाबू जी, दंड प्रणाम। चंद्र। जी बाबू जी, मेरे मिसेस का है ना, वो मतलब लेटिंग के समय प्रेशर नहीं आता है, लेटिंग एक दिन बाद अंतर होती है, फिर वो पेट फूल जाता है, ऐसा हालत होती है उनकी फिर। इसलिए कि क्या करना चाहिए? अगर ये कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ बोल रहे हैं आप, तो कुछ कुछ लोगों का कॉन्स्टिपेशन है, हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन होता है ना, हैबिट्स हो जाती है, मतलब आदत है, शुरू से ही है, बहुत साल से है। कुछ कुछ लोगों हाँ, को बहुत दो एक्चुअली दो बहुत दिन साल से है। हाँ, हाँ, बहुत दिन। वही मैं बोल रहा हूँ, तो उसके लिए आपको मेडिसिन तो जरूर लेने पड़ेंगे। और जो अब हम लोगों ने जो अभी तक चर्चा की कि सॉफ्ट मोशंस होने के लिए पानी का प्रमाण होना चाहिए, फाइबर्स का प्रमाण होना चाहिए खाने में, तीखा तेल वाला अवॉइड करना चाहिए, जिसके वजह से भी हार्ड स्टूल बन जाते हैं। पानी का प्रमाण ज्यादा लेने को बोलो माता जी को, है ना, 3 से 4 लीटर पानी अगर पियेंगे तो मोशंस ठीक बनेंगे। कभी कभी क्या होता है, अतड़ी भी शिथिल रहते हैं, तो उसके लिए फिर हम लोग को मेडिसिन लेने पड़ेंगे, ताकि अगर अतड़ी अगर धीमे धीमे काम कर रहे तो उसको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए मेडिसिन आते हैं, लैक्सेटिव्स बोलते हैं उसको, वो लेने पड़ेंगे आपको। पहला डाइटरी मॉडिफिकेशंस करके देखिए, जरूरत पड़ा तो लैक्सेटिव लेना पड़ेगा। अगर उससे वो संबंधित अगर ज्यादा तकलीफ है तो फिर एक बार पेट का सोनोग्राफी वगैरह करवा के देख लेना, वो जरूरत हम तो पड़ा। हमने करवाया, उन्होंने डॉक्टर का सजेशन है, वो दवाई भी दिया है, लिक्विड कोई। कभी कभी नहीं होता, वो दवाई लेते हैं, उसके बाद ही होता है ऐसा। तो दवाई लेना के पड़ेगा वक्त। प्रभु जी, उसको हैबिचुएटेड, हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। ये अभी आदत हो गया उनको, तो दवाई का भी लेना पड़ेगा, अगर अतड़ी बिल्कुल धीमे काम कर रहे हैं इसका मतलब, तो दवाई का सपोर्ट लेना पड़ेगा। थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करने को बोलो, योगा वगैरह करते हैं माता जी, एक्सरसाइज नहीं, चलना फिरना थोड़ा करने को बोलो, योगा से भी चलना फर्क चलना फिरना तो करता है, जैसे वर्किंग होते हैं रात को खाने के बाद योगा थोड़ा करो, वर्क। योगा करो, पेट के भी एक्सरसाइज, जैसे मैंने कहा ना कपाल भारती वगैरह, इससे बहुत फर्क पड़ेगा माता जी को। योगा खाने सीख में लीजिए। तो और खाने हाँ, इसमें अलग करे क्या क्या उसमें वो खाने की खाने में वजह से? नहीं प्रभु जी, खाने की वजह से बिल्कुल
पेट के सारे प्रॉब्लम जो खाने की वजह से ही तो होते हैं मेन। तो खाने में अगर ज्यादा तीखा तेल वाला है या हरा पत्ते का सब्जी कम खा रहे हो तो भी आपको कब्जियत होगा। और मैंने जैसे कहा कि दही होना चाहिए, छाछ होना चाहिए, और फल भी ले सकते हैं, है ना। जी फल में भी फाइबर्स होते हैं, है ना। जी जी केला वगैरह है या मौसम्बी है ना। फाइबर जिसमें होते हैं, फल में बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, दे जी सकते, जी सलाड दे सकते, है ना। रात को लेट नाइट खाने अवॉइड करो, जल्दी खाओ, है ना। जी जी हरे कृष्ण। So we are done with this session. It's 8 o'clock. So thank you so much, Dr. Sanjay Parab sir, for giving you the valuable insights for us. हमें तो विश्वास है कि आज का यह सत्र न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होगा बल्कि हमारी सेवा क्षमता को भी बढ़ाएगा, जिससे हम इस्कॉन उज्जैन की भक्ति सेवा में और अधिक प्रभावी हो सके। हम इस्कॉन उज्जैन प्रशासन के प्रति अपना हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं जिन्होंने इस सत्र को संभव बनाया। साथ ही आप सभी भक्तों का भी आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने अपनी उपस्थिति में इस सत्र को सार्थक बनाया। सो अपनी सेहत का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहे, खुश रहे। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल इंसाइट्स। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सारे इस्कॉन उज्जैन भक्तों का। हरे कृष्ण। मैं आशा करता हूँ कि जो भी हम लोगों ने चर्चा की है हम लोग उसको जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे और स्वस्थ रहेंगे, है ना। हरे कृष्ण। बिल्कुल सर। हरे कृष्णा।